एपिसोड की स्टार्टिंग में मास्टर उन दोनों को बता रहा होता है सुप्रीम रियलमी के बारे में। ये दोनों के दोनों जानने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और मास्टर एक्सप्लेन करते हैं, उसे बताने लगता है कि एक समय ऐसा भी था जब मैं सुप्रीम रियलमी पे पहुंच सका था ग्रेट रिवर टेक्निक के, लेकिन तुम्हें ये बात बताना जरूरी था कि ये जो टेक्निक है वो सुप्रीम रियलमी पर पहुंचने के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ऑब्सक्योर है और इसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता पूरी की पूरी टेक्निक को किस तरीके से इसे सीखा जाता है। इसीलिए मेरी एबिलिटीज क्योंकि लिमिटेड हैं और मेरे सर्कुलेशन के दौरान मैंने कई सारी चीजें ट्राई की थी ताकि वो समराइज करने मतलब याद करने की कोशिश थी आखिरकार की मेन पॉइंट्स क्या होते हैं ग्रेट रिवर टेक्निक के सुप्रीम रियलमी के, और उन्हें लिखने के बाद जितना मैं समझ सकता था उन्हें लिखने के बाद मैंने उन्हें सुप्रीम वॉल्यूम नाम से इस बुक में सेव कर दिया है, लिख दिया है। और तुम दोनों को मैं इन पॉइंट्स की एक एक कॉपी दे रहा हूँ। मुझे पता है कि ये पूरी तरीके से सही तो नहीं होंगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्हें तुम अपने दम पर सीखोगे सुप्रीम रियलमी पर। और जब वह इस तरीके से उसका मास्टर सीरियस हो ही रहा होता है तभी डू यंग अपने मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर क्या आप इस बात को लेकर सीरियस हो, क्या आप होश में हो ना? क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपने इन बुक को जब दारू की नशे में तो नहीं थे तब लिख दिया हो। ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर उसे मारता है और उसे कहने लगता है कि जब मैंने तुमसे कहा था ग्रेट रिवर टेक्निक को कॉपी करने के लिए तो तुमने दूसरों को ये काम सौंप दिया था और अपने आप को देखो, तुमने अभी तक ग्रेट रिवर टेक्निक को फुल्ली मास्टर नहीं किया है। क्या मेरे द्वारा कहा गया एक भी वर्ड तुम्हारे दिमाग में घुसता नहीं और समझ में नहीं आता क्या? और इसमें जो भी सुप्रीम रियलमी के बारे में जितने भी की पॉइंट्स हैं वो भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहे होंगे। जल्दी से वापस जाओ और तुम्हें ग्रेट रिवर टेक्निक को पहले सीखना होगा अगर तुम इस सुप्रीम रियलमी पर पहुंचना चाहते हो तो। और जिनियांग की तरह अगर इसे तुम फुल्ली मास्टर्ड कर लेते हो उसके बाद ही तुम केयरफुली इस सुप्रीम वॉल्यूम को पढ़ना। और अभी वो जिनियांग के पास जाता है और उसकी तारीफ करते हुए उससे कहने लगता है कि जिनियांग यहाँ पर तुम ऐसे अकेले बंदे बचे हो जो कि सुप्रीम रियलमी पर पहुंच सकता है इस वॉल्यूम का इस्तेमाल कर और वो भी मेरे अलावा सिर्फ तुम ही एक ऐसे बंदे हो। क्या तुम्हें इस बुक में लिखे गए की पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तभी जिनियांग उसको बताता है और उससे कहने लगता है कि हाँ थोड़े बहुत तो मैं समझने में लगा हुआ हूँ, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि आपने मुझे इन्हें समझने के लिए कहा था इन की पॉइंट्स को सुप्रीम वॉल्यूम के। मुझे पता है कि ये देखने में काफी ज्यादा डिसऑर्गेनाइज लग रहे हैं लेकिन इनकी वैल्यू वाकई में बहुत ज्यादा है और इतने ज्यादा की पॉइंट्स होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं सुप्रीम रियलमी पर पहुंच पाऊंगा और अच्छी तरीके से सभी वर्ड्स को कॉम्प्रिहेंड कर पाऊंगा। तभी उसका मास्टर ये बात सुनने के बाद उसको इतना निराश देखता है तो उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस ट्राई करके देखो, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तभी सिस्टम को दिखाया जाता है, उसके बारे में सारी की सारी डिटेल देने लगता है और कितने ज्यादा उसने अपने जो रूट बोन होती है वो वाइट जेट लेवल तक पहुंचाने के लिए उसे एक पॉइंट की जरूरत है और इसके रिमेनिंग पोटेंशियल पॉइंट 6447 मतलब 6447 पॉइंट्स बचे हुए हैं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और उसे बताने लगता है कि ग्रेट रिवर टेक्निक की सुप्रीम वॉल्यूम डिटेक्ट हुई है, क्या तुम इसे सीखना चाहोगे? उसके लिए तुम्हें 2200 यानी कि 2200 पोटेंशियल पॉइंट लगेंगे अगर तुम इसे इम्प्रूव करना चाहते हो ग्रेट रिवर टेक्निक को सुप्रीम रियलमी में। तो इसे देखने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरी किस्मत तो वाकई में अच्छी है कि मैं अपने इस ग्रेट रिवर टेक्निक को सुप्रीम रियलमी तक पहुंचा सकता हूं, वो भी इस सिस्टम पॉइंट का इस्तेमाल कर लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स का पे करना पड़ रहा है। खैर भूल जाओ, मैं सबसे पहले तो ट्राई करता हूँ। और तभी वो उसे परमिशन दे देता है पॉइंट कंज्यूम करने के लिए और ग्रेट रिवर टेक्निक को सुप्रीम रियलमी पर पहुंचाने के लिए। और जब वह प्रैक्टिस करने में लगा ही हुआ होता है तभी डू यंग उसके पास आता है और कहने लगता है कि मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बेटर रहेगा अगर मैं जिनियांग के पास जाऊं और उससे पूछ लूं। लेकिन जब वो जिनियांग के कमरे के बाहर जाता है और नॉक करने वाला होता है तभी अंदर से अजीब तरीके की आवाज आने लगती है और उस आवाजों को वो ध्यान से कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगता है और इसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पकने लगती है। भाई इसका दिमाग भी खराब हो चुका है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जिनियांग की जो फिजिकल बॉडी है वो पूरी तरीके से फिट है, ये कितना ज्यादा रात का समय हो चुका है लेकिन इसकी जो वेटिलिटी है वो फुल है और इस जैसे मार्शल आर्टिस्ट को मॉडरेशन के साथ करना चाहिए। लेकिन अब जबकि ये इतना ज्यादा जवान बनता है तो सीधी सी बात है उस पर कंट्रोल कहाँ होगा? समझ गए ना गाइस क्या सोच रहा है? और वह वहां से जाते हुए कहने लगता है गाना गाते हुए कि अगर वाकई में ऐसी बात है तो मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उसके मजे में। और तो और जिनियांग ने भी मुझे इंस्पायर्ड कर दिया है, शायद अब मैं अपनी कल्टीवेशन को कर स्पीड अप कर सकता हूँ और अब मैं वापस जाता हूँ और अपने आप को चीयर अप करता हूँ और खूब सारी मेहनत करूंगा। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, सिस्टम नोटिफिकेशन देते उससे कह रहा है कि तुम्हारी ग्रेट रिवर टेक्निक सुप्रीम रियलमी तक पहुंच चुकी है। और इसको जानने के बाद वह काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और खुश भी होता है। दूसरी तरफ कहने लगता है कि फाइनली मैं सुप्रीम रियलमी पर पहुंच चुका हूं। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो सिस्टम है उसने मेरे कल्टीवेशन को फोर्सफुली एक्सेलरेट कर दिया था। सुप्रीम रियलमी पर तक पहुंचने के लिए मुझे जो काम करना पड़ता, काफी ज्यादा वक्त भी लगता उसे करने के लिए, उसे सिस्टम ने सिर्फ कुछ ही पल में कर दिया।
और जब ये सिस्टम मुझ में पावर डालने में लगा हुआ था तो मेरी पूरी की पूरी बॉडी बहुत ही ज्यादा पेन में थी। लेकिन अब जबकि ये सक्सेसफुल हो चुका है तो जो ग्रेट रिवर टेक्निक है उसे मैं सुप्रीम रियलमी की पावर को महसूस कर सकता हूँ। ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। मेरी पूरी की पूरी बॉडी रिफ्रेश्ड फील होने में लगी हुई है। और तभी वो सिस्टम से पूछने लगता है, हे सिस्टम, क्या मैं अपने आइस लोटस आर्मर को सुप्रीम रियलमी तक पहुंचा सकता हूं क्या? तभी सिस्टम उसे बताने लगता है कि अगर तुम इसे सुप्रीम रियलमी तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें 2400 पॉइंट लगेंगे, मतलब 2400। क्या तुम करना चाहोगे? और तभी वो रोटन फिस्ट को सुप्रीम रियलमी तक पूछने लगता है और तभी सिस्टम उसे 2700 पोटेंशियल पॉइंट इस्तेमाल करने के लिए बताता है और पूछने लगता है, क्या तुम इस्तेमाल करना चाहोगे? लेकिन जिन यांग मना कर देता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर एक सुप्रीम रियलमी तक पहुंच सकती है तो बाकी की भी सुप्रीम रियलमी तक पहुंच सकती है। लेकिन मेरे मास्टर के बिना उन की पॉइंट्स के जो सिस्टम है वो ज्यादा पॉइंट्स ले रहा है, शायद मुझे यहाँ पर अब रुक जाना चाहिए। और वो अपने बेड पर लेट जाता है और कहने लगता है कि मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, मुझे उतना ही खाना चाहिए जितना मैं चबा सकूं। सबसे पहले तो मुझे अपने पोटेंशियल पॉइंट को बचाना होगा और जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निक है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को इम्प्रूव करना होगा। और तभी सिस्टम से पूछने लगता है, वैसे सिस्टम मुझे ये बताओ कि जो सुप्रीम रियलमी की ग्रेट रिवर टेक्निक है क्या मैं उसे और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ? ये बात जानने के बाद सिस्टम कहने लगता है कि नहीं, तुम्हारे पास अभी इतने ज्यादा पॉइंट्स मौजूद नहीं है तो अभी तुम इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये बात जानने के बाद जिन यांग रोना चालू कर देता है और कहने लगता है कि मैं इसे अभी भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। भाई साहब, मार्शल आर्टिस्ट की जो लिमिट है उसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। मेरे अकाउंट में इस वक्त सिर्फ 4000 बचे हुए हैं पॉइंट्स, लेकिन फिर भी मैं इसे इम्प्रूव नहीं कर सकता। आखिरकार जो नेक्स्ट इम्प्रूवेशन है वो कितना ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। और तभी कोई जिनयांग के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाना चालू कर देता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक नया दोस्त उसका आ चुका है, जिसको देखकर जिनयांग उठता है, दरवाजा खोलकर कहने लगता है कि सुबह सुबह कौन आ गया रे? और कहने लगता है कि योंगली, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी योंगली उससे कहने लगता है कि इस वक्त नून का समय हो रहा है, तुमने कुछ ज्यादा ही सो लिए और मैं तुम्हारे लिए वाइन लेकर आया हूँ और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। और दोनों के दोनों पीना चालू कर देते हैं। तभी जिनयांग उससे पूछने लगता है कि योंगली, तुम वूनिंग हॉल में वापस जा रहे हो? तो आखिरकार मिस्टर डिंग के बारे में क्या, जिसे हमारे जिनयांग को उस गो गेम में हराया था? मुझे यहाँ तक पता है तुम उन मिस्टर डिंग के साथ बैक माउंटेन में रहा करते थे ना? तभी योंगली उसे बताने लगता है, शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन जिस वक्त वो ये पवेलियन को डिस्ट्रॉय किया गया था उस वक्त मेरे मास्टर हॉल लीडर के ऑर्डर पर वहाँ पर बिजनेस डिस्कस करने के लिए गए थे, जिससे कारण वो उस वॉर में इन्वॉल्व हो गए। भले ही वो जिंदा वापस आ गए लेकिन वो काफी ज्यादा चोटिल थे उस वक्त। ये बात जानने के बाद जिनयांग उससे कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर डिंग को काफी ज्यादा चोट आई है, क्या वो इस वक्त उस बैक माउंटेन पर ठीक होने में लगे हुए हैं? तभी योंगली उसे बताने लगता है कि मेरे जो मास्टर हैं वो ऑलरेडी यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं और यहाँ के जो हॉलिन रेंज के जो ओनर है वो जल्द ही रैंक 4 के किसी नए मैनेजर को हायर करेंगे और जो नया डेप्यूटी मैनेजर आएगा वो मुझे उस बैक माउंटेन पर नहीं रहने देगा। ये बात जानने के बाद जिनयांग सरप्राइज होते हुए उससे कहने लगता है कि मिस्टर डिंग को उस वक्त चोट लगी थी जब वे हॉलिन रेंज के लिए काम कर रहे थे और यहाँ का जो ओनर है वो अब उन्हें चेंज करने के लिए किसी और को ढूंढेंगे। कितना ज्यादा क्रूल मैन है। तभी योंगली उससे कहने लगता है कि जब मेरे मास्टर ने यहाँ से छोड़ के गए तो उन्होंने बस थोड़ा बहुत कंफर्ट किया था उन्हें और उसी वक्त मेरे मास्टर समझ गए थे कि वो उनकी अब कोई भी वैल्यू नहीं बची है यहाँ पर। और मैं ये समझ सकता हूँ कि ओनर ने ऐसा क्यों किया। ब्राइट क्लाउड सेक्ट हमें टारगेट कर रहा है और ओनर की खुद की भी परेशानियां हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं अपने मास्टर को फॉलो भी करना चाहता था उनकी मदद करने के लिए इस परेशानी वाली समय में, लेकिन उन्होंने मुझे अपने साथ चलने से मना कर दिया और मैं उन्हें सिर्फ दरवाजे तक ही ले जा सका और मेरे मास्टर अपनी उस इंजर्ड बॉडी के साथ यहाँ से चले गए, वो भी एक बहुत बड़ा बैग लेकर। तभी जिनयांग थोड़ा सा उदास होता है और उससे कहने लगता है कि मिस्टर डिंग से मैं उस वक्त मिला था जब उनके साथ मैंने गेम खेला था गो का, और मिस्टर डिंग रैंक 4 के मार्शल आर्टिस्ट थे। मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि उनकी ऐसी हालत हो जाएगी। तभी योंगली अपनी जेब से कुछ निकालने की कोशिश करने लगता है और उससे कहने लगता है कि जब मेरे मास्टर यहाँ से गए तो मेरे मास्टर ने मुझे एक ऑर्डर दिया और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास कुछ लाने के लिए कहा और कह रहे थे कि ये जो चीज है वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और तभी कुछ पिल्स निकाल कर उन्हें देने लगता है। ये बात जानने के बाद जिनयांग सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि ये पिल्स मेरे लिए हैं। तभी योंगली उससे कहने लगता है कि हाँ, यह पिल्स तुम्हारे लिए है और इन पिल्स को गोल्डन लक पिल्स के नाम से जाना जाता है। ये इस तरीके की पिल्स हैं जिन्हें सिर्फ मेरे मास्टर ही बनाना जानते हैं, मेरे मास्टर के अलावा इन्हें कोई भी नहीं बना सकता। और इस पिल्स का जो इफेक्ट है, अगर कोई रैंक 2 का बंदा इसे खा ले तो डायरेक्टली वो रैंक 3 पर भी पहुंच सकता है, लेकिन इस पिल के लिए जो भी इस्तेमाल करना चाहता है वो हाई रिक्वायरमेंट है उसकी रूट बोन को लेकर, और अगर उसकी रूट बोन गोल्डन ब्रांच से कम हो तो वो मर्डन डिसऑर्डर की बीमारी से भी गुजर सकता है।
और इसकी जो सिम्टम्स है वो ऐसा है कि वो अपनी पावर्स को भी खो सकता है। और अगर ये और इसमें अगर 2 पिल्स ले ली तो वो पूरी पूरी की पूरी तरह तुम्हारी डांटन को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। एक समय पर मैंने गलती से आधी पिल खा ली थी, जिसके कारण मेरी पूरी की पूरी बॉडी रात भर दुखती रही थी और मेरी डांटन ऑलमोस्ट एक्सप्लोड हो गई थी, लेकिन मेरे मास्टर ने मुझे बिल्कुल सही समय पर बचा लिया था। ये बात जानने के बाद जिनयांग मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है कि इसका नाम इस तरीके से रखा गया है। गोल्डन का मतलब है गोल्डन ब्रांच लेवल का जो रूट बोन है उससे, और किस्मत का मतलब है जैसे तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है एक लक की। ये बिल्कुल सही नेम रखा गया है इस पिल का। और तभी अचानक से वो पीछे से बुलाता है, जिसको सुनने के बाद आवाज वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में खो गया था। और योंगली उससे कहने लगता है, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ आयरन वुड लेवल का ही रूट बोन था जब तुमने एंट्रेंस टेस्ट लिया था, सही कहा ना मैंने? और वो घबराते हुए हाँ बोलता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है क्योंकि इसकी जो रूट बोन है वो ऑलरेडी गोल्डन ब्रांच लेवल तक पहुंच चुकी है और व्हाइट जेड लेवल तक पहुंचने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट ऐड करना है। तभी योंगली उससे पूछने लगता है कि मुझे नहीं पता आखिरकार मेरे मास्टर ने ऐसा क्यों कहा कि ये पिल्स तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी, लेकिन उसकी इच्छा के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं इन सभी के सभी पिल्स को तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन जिनिया मैं तुम्हें से ये कहना चाहता कि हम दोनों दोस्त हैं, तो इस बात का ख्याल रखना कि तुम कभी भी इस पिल्स को लो तो इसके अंजाम के बारे में जरूर सोचना, वरना मेरी जो अंतरात्मा है वो पूरी पूरी जिंदगी भर टॉर्चर होती रहेगी कि मेरे कारण ही तुम्हारी ये हालत हुई थी। ये बात जानने के बाद जिनयांग भी सीरियस चेहरा बनाता है और उससे कहने लगता है कि ठीक है। और तभी हॉलैंड रेंज की सिमेंट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मरे हुए लोगों के नाम को लिखकर सिमेंट्री बनाई जाती है। और जिनयांग वहाँ जाते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो मिस्टर डिंग है उसने मेरे प्रमोशन के बारे में जान लिया था पहले ही, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मुझे ही लगता है कि कोई भी सिर्फ देखकर ही किसी की रूट बोन के बारे में पता लगा सकता है। यहाँ पर डू योंग उससे कहने लगता है कि क्या हुआ जिनयांग, क्या योंगली के साथ तुमने जो कन्वर्सेशन की थी, बातचीत की थी, वो तुम्हें अभी भी परेशान कर रही है क्या? सच बताओ तो इसमें तुम कुछ कर भी नहीं सकते। किसने भी इस बारे में नहीं सोचा था कि जो मिस्टर डिंग है वो इस तरीके से अचानक से इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। और वो काफी तो इमोशनल होने लगता है जिनयांग और कहने लगता है कि लाइफ वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि हम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उससे कुछ बदलेगा भी या नहीं। जब हमारी चुनी गई यानी कि प्री डिटरमाइंड डेस्टिनी यानी किस्मत को हम फेस करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलेगा भी और कुछ भी मीनिंगफुल नहीं लगता। ये बात जानने के बाद वो काफी सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि तुमने तो कुछ ज्यादा ही सोच लिया जिनयांग, मुझे पता था कि तुम कल रात को नहीं सोए। तभी किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और कोई कह रहा होता है कि आखिरकार तुम दोनों क्या कर रहे हो वहाँ पर, जल्दी से आओ। और वो और कोई नहीं बल्कि उसके मास्टर होता है जो कि नियान के पास जुओ नियान के यहाँ पर आया हुआ होता है और बता रहा होता है कि जो जुओ नियान है उसने अंडरवर्ल्ड में अपने किए गए कामों का पछतावा हो रहा है, मतलब भुगत रहा होगा अपनी सजा को, और जब तुम्हें माफी मिल जाएगी तब तुम उन्हें जाने दोगे। तभी जिनयांग उससे पूछ लगता है क्या ये जुओ नियान की टॉम है? तभी उसका मास्टर उसे बताता है, मैंने हॉलैंड रेंज वाले लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है कि जो जुओ नियान की बॉडी है वो डाकुओं के इलाके में पाई गई है, शायद डाकुओं के द्वारा उन्हें मार दिया गया होगा ऐसा कहा गया था, लेकिन सिचुएशन काफी ज्यादा अर्जेंट होने के कारण हम उसकी बॉडी को कलेक्ट नहीं कर पाए और इसके सिर्फ कपड़ों वगैरह को लाया ही गया और इस टॉम में दफना दिया गया। इस तरीके से उसकी जो लास्ट डिग्निटी बची हुई थी वो वापस रहेगी, बनी रहेगी। और बात करें इसकी बॉडी की तो हमने ऑलरेडी इसकी बॉडी को इसकी डॉटर के साथ बेफिंग विलेज में दफना दिया था और इस जगह पर जितनी भी ज्यादा टॉम्स बनी हुई है सारी की सारी जो टॉम्स है वो अपर हॉल के लोगों से भरी हुई है। क्या इतने ज्यादा लोग मारे जाते हैं अपर हॉल में मास्टर? तभी उसका मास्टर कहने लगता है कि डू यंग तुम फाइनली अपने दिमाग का इस्तेमाल करने में लगे हुए हो। हाँ ये बात सच है, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो अपर हॉल के लोग ही हैं क्योंकि अपर हॉल के हंटिंग ग्राउंड कहा जाता है मास्टर्स के लिए। ये बात जानने के बाद जिनयांग थोड़ा सरप्राइज होता है और पूछे लगता है इसके बारे में। तभी उसका मास्टर एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है कि ये एक ऐसी जगह है वहाँ पर पावरफुल हमेशा कमजोरों पर ही दम दिखाता है और कमजोर मारे जाते हैं और किस तरीके से वे अपने ही साथियों को मार देते हैं। और रैंक 3 की स्टार्टिंग के बाद तुम्हारी जो डांटेन है वो बॉटमलेस अबाइस की तरह बन जाती है। तुम जितनी भी चाहे पिल्स खा लो और रिसोर्सेज हर दिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लो, लेकिन तुम्हें लेवल अप करने के लिए रैंक 4 पर बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है और बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है रैंक 4 तक पहुंचना। लेकिन वो किसी प्रकार से बेल्ट लेवलिंग स्टेज पर पहुंच भी गए, लेकिन 100 में से सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जो कि सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर सकता है और जो कि फेल हो जाता है उसे हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसलिए रैंक 3 के मार्शल आर्टिस्ट के लिए पिल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और पिल्स को हासिल करने के लिए लोग एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अभी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों अभी की सुरक्षित रहोगे क्योंकि तुम ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ रैंक 2 के लोग ही हो और रैंक 2 के जो मटेरियल्स हैं वो इतने ज्यादा खास नहीं होते उन लोगों के लिए, तो वो तुम पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करेंगे तुम्हारी पिल्स को हासिल करने के लिए। ये बात सुनने के बाद वो बताता है कि जो अपर हॉल के स्टूडेंट है वो हर मंथ में बहुत ही ज्यादा मात्रा में मरते रहते हैं, किस लिए? बस कुछ पिल्स हासिल करने के लिए। बाकी लोग जानते हैं कि उनके पास पिल्स मौजूद है और इसलिए उन पिल्स को हासिल करने के लिए वो फाइट करते हैं। इसी को हम हंटिंग ग्राउंड कहते हैं मास्टर के लिए।
तभी जिनयांग अपने कमरे में बैठा हुआ होता है और उस गोल्डन पिल को देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मास्टर ने बिल्कुल सही कहा, ये जो दुनिया है वो कमजोरों के लिए नहीं बल्कि ये पावरफुल लोगों के लिए बनी है और इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा ही। अगर मैं पावरफुल नहीं हूँ तो मैं भले ही रैंक 3 पर पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे उन लोगों के द्वारा टारगेट किया जाएगा जो कि मुझसे पावरफुल है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते उससे कहने लगता है कि जिस पिल को तुम पकड़े हुए वो मिस्टर थिंग की पूरी जिंदगी भर की मेहनत है, क्या तुम इसे एब्जॉर्ब करना चाहोगे? और उसने उसे हर तरीके से खा लिया होता है, उसका मतलब तुरंत खा लिया बिना सोचे समझे। इसके बदले में सिस्टम उसे 80 पॉइंट देता है और जैसे वो पिल को खाता है तो अजीब सी एकदम से शॉक हो जाता है, उसकी बॉडी शॉक में पड़ जाती है और जैसे ही खाने के बाद उसके पेट में फिर से दर्द होने लगता है। तो कहने लगता है कि मुझे पता था कि ये पिल फिर से दुखेगी मुझे, और ऐसा फील होने में लगा हुआ जैसे कि मेरी पूरी की पूरी डांटिन में आग लग गई हो, मुझे कुछ भी करके कंट्रोल करना होगा। और इसी तरीके से समय गुजर जाता है। जब वह अपनी आंख खोलता है तो अपने मास्टर को अपने सामने पाता है और उसका मास्टर उससे पूछ रहा होता है कि वैसे क्या हुआ जिनयांग, यहाँ पर तुम्हारे घर के चीतरे कैसे उड़ गए? और तभी डुयोंग उससे पूछ लगता है क्या लास्ट नाइट को तुमने कुछ उल्टा सीधा किया था क्या? मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा जवान हो, लेकिन तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए भाई। मतलब इसकी सोच तो देखो क्या कह रहा है ये, कि इसने कल रात को इतने ज्यादा जोर से किया कि पूरा घर के चित्रे उड़ गए भाई साहब। तभी उसका मास्टर जब उसकी कल्टीवेशन देखता है तो वो काफी सरप्राइज होते हुए उससे कहने लगता है कि तुम इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुके हो, वो भी सिर्फ आधी रात में। अगर तुम इतनी फास्ट तरीके से इम्प्रूव करते रहे तो इससे तुम्हारी डांटेन की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी और उससे अफेक्ट भी होगा, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर ही बढ़ जाएगा। और मुझे लगता है कि तुम्हारी जो झोपड़ी है वो तुम्हारे हाई टेम्परेचर के कारण तबाह हुई है, लेकिन तुम्हारी जो मर्डेंस है वो पूरी तरीके से डिसऑर्डर हो चुकी है और तुम्हारी जो डांटेन है वो भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज्ड है। जिनयांग, मुझे नहीं पता कि अगर तुमने किस तरीके की मेथड को कल्टीवेट करने में लगे हुए हो, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी जो पावर है वो आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकती है। ये बात सुनने के बाद उसकी मास्टर से एग्री होता है और उसका मास्टर फिर से उसे कहने लगता है कि इस इलाके को क्लीन करने का काम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि ग्रेंज हॉल के जो मास्टर है वो तुम्हें बुलाना चाहते थे। ये बात सुनने के बाद वो सरप्राइज होते खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि अब मुझे वो इसलिए बुला रहे हैं कि जो रिवॉर्ड देने के लिए उन्होंने मुझसे वादा किया था उसके लिए। तभी उसका मास्टर भी सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि जिनयांग, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उनके थॉट्स को समझ सकता हूँ, क्योंकि ओनर के जो थॉट्स हैं वो वाकई में बहुत ही ज्यादा अलग है, तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है किस तरीके से एक बंदा एक पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर पूरे के पूरे हॉलैंड ग्रेज को देख रहा है, जहाँ पर उसका सर्वेंट आता है। उससे कहने लगता है कि मिस्टर जू, मैंने ऑलरेडी कुंजियान को यहाँ पर बुलाने के लिए कह दिया है। तभी मिस्टर जू उससे कहने लगता है कि वैन किन को भी यहाँ पर बुलाओ। ये बात सुनने के बाद वो बंदा सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि मिस्टर जू, क्या आप वाकई में वो करना चाहते हो? तभी मिस्टर जू उससे कहने लगता है ये ओनर वाला मिस्टर जू है, वो वाला जू नहीं, समझ जाना, क्योंकि सरनेम एक जैसा था ना दोनों का। खैर वो सब छोड़ो। तभी वो उससे कहने लगता है कि जितना तुमसे कहा जाए उतना ही तुम करो, और ये पूरा का पूरा मेन हॉल होता है हॉलैंड ग्रेंज का। और तभी हमारे जिनयांग को उसके अंदर दिखाया जाता है, जो कि अंदर आने के बाद वहां पर इतनी ज्यादा खूबसूरत चीजों को देखकर काफी ज्यादा शौक होता है और उससे कहने लगता है मन में सोचते अपने आप से कि मैं पहली बार इस जगह पर आया हूँ। मुझे तो वाकई में बहुत ज्यादा मिरेकल वाली बात है कि इन लोगों ने एंशिएंट टाइम में भी इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने में कामयाब रहे। इसने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा, लेकिन ये बंदा तो यहाँ पर है ही नहीं। आखिरकार इस बंदे की परेशानी क्या है? खैर कुछ कर भी नहीं सकते, मैं यहाँ पर बैठकर बस उनका इंतजार करूंगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वैन किंग और उसके फादर जाने की मिस्टर जू वहां पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं, एक पहाड़ी की चोटी पर देख रहे होते हैं। उसका फादर उससे पूछने लगता है कि तुम आखिरकार जिनयान के बारे में क्या सोचती हो? तभी वैन किंग उससे कहने लगती है कि जो बिंग बिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उस बंदे को जानती है, उस पर भरोसा भी करती है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन आप उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तभी उसका फादर उससे कहने लगता है कि ये बंदा इस वक्त काफी ज्यादा जवान है, लेकिन इसने कई सारी टेक्निक को मास्टर कर रखा है ऑलरेडी, खासकर ग्रेट रिवर टेक्निक को, क्योंकि इस टेक्निक को मास्टर करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, लेकिन फिर भी उसने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया। इसका जो टैलेंट है मार्शल आर्टिस्ट के लिए वो वाकई में बहुत ही ज्यादा एस्टोनिशिंग है। और सिर्फ इतना है नहीं, जब लास्ट टाइम डार्क गोस्ट मंकीज के गुफा में वो गया था तो वहां पर उसने अकेले एक ही स्वॉर्ड से उसने सभी के सभी डार्क गोस्ट मंकीज को मार दिया था। मैं उस गुफा में खुद चेक करने के लिए गया था उन मंकीज को मरा हुआ देखने के लिए, और मैंने वहां पर जाकर देखा कि उन सभी की जो मौत हुई थी वो एक ही स्लैश से हुई थी। वो बंदा काफी ज्यादा फास्ट और काफी ज्यादा एक्यूरेट था। इसका मतलब ये हुआ कि वो चीजों को कॉम्प्रिहेंड करने में काफी ज्यादा फास्ट है। ये बंदा एक जीनियस है, जीनियस। लेकिन बात करें इसके रूट बोन के बारे में तो वो सिर्फ और सिर्फ आयरन वुड लेवल की है, जो कि काफी ज्यादा कमजोर है। इसका जो टैलेंट है वो इस तरीके से बर्बाद नहीं जाना चाहिए। अगर वो इस तरीके से सही से इस्तेमाल नहीं करता था उसका टैलेंट वाकई में बेस्ट चला जाएगा, जब हम इसकी रूट बोन को नहीं बदल देते। अगर हम इसकी रूट बोन को नहीं बदलेंगे तो वो फ्यूचर में कभी भी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाएगा। ये बात सुनने के बाद वैन किंग उससे कहने लगते कि फादर, अगर तुम वाकई में किसी ऐसे बंदे को ढूंढना चाहते हो जिससे कि वो बंदा मुझ पर स्पाई कर सके, जैसे कि आपने मदर के लिए किया था, तो आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं। ये बात सुनने के बाद उसका फादर उससे कहने लगता है कि मैं तुम पर स्पाई वगैरह नहीं करने वाला, जासूसी वगैरह नहीं करने वाला। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि जो फायर लाइन टेक्निक का जो मेन पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, और मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी आसानी से उसे सक्सेसफुली एक्सेप्ट मतलब सीख पाओगे और समझ पाओगे और इसे मास्टर कर पाओगे। और अगर कल्टीवेशन के दौरान तुम्हारे साथ या तुम्हारी बॉडी के साथ कुछ भी हो गया तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात होगी, और तुम्हारी बॉडी स्टिफ हो जाएगी और सारी की सारी तुम्हारी मर्डन के अंदर जितना भी ब्लड है वो रिवर्स हो जाएगा।
लेकिन अगर तुम्हारी मदद करने के लिए उस वक्त कोई बंदा मौजूद हुआ तो शायद तुम ब्रेक थ्रू कर सकती हो। सिर्फ यही एक रास्ता है मेरे पास तुम्हारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये वाकई में बहुत ही ज्यादा शर्म वाली बात है कि जो ब्राइट क्लाउड सेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है और मैं तुम्हें असिस्ट नहीं कर सकता इस समय के दौरान। और बात करें क्वीन जिनियान के बारे में तो उसके पास इतनी ज्यादा अच्छी रूट बोन नहीं है, तो वो इस आयरन लाइन फायर लाइन टेक्निक को नहीं सीख सकता। लेकिन ये चीजों को कॉम्प्रिहेंड या फिर समझने की जो क्षमता है इस बंदे की वो बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर मैं इसे कुछ सेंसिंग टेक्निक सिखा दूं तो वो शायद तुम्हारी इमरजेंसी को सेंस कर बता सकता है कि वो किस तरीके से काम कर रही है। ये बात सुनने के बाद वैंग भी उसकी बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं होती। इससे पता था, हमें पहले ही चल गया था कि इसकी हमारे एमसी है ना उसके साथ बनने नहीं वाली। इसका एटीट्यूड देखकर तो लगता है कि नहीं बनेगी, फ्यूचर का हमें पता नहीं है। तभी उसका फादर उससे कहने लगता है कि जो क्वीन जिनियान की अपीयरेंस है वो भगवान के द्वारा भेजी गई और तुम्हें इस बात का तो पता ही होगा कि तुम हमेशा जीनियस बनी रहोगी। और इतने ज्यादा कहने के बाद वो वहां से जाने लगती है वैन किंग और अपने फादर से कहने लगती है, फादर क्या आप ये बात भूल चुके हो कि मदर की मौत कैसे हुई थी, मेरी मदर कैसे मारी गई थी। और जिस तरीके से वो जाते हुए ये कहने लगती है तो उसका फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और घबराने लगता है और कहने लगता है, उसे जाते हुए देखते हुए रुकने की कोशिश करता है और बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मदर के साथ जो भी हुआ था उसके कारण तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हो, लेकिन क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाना चाहोगी। अगर तुम इसे जीत जाती हो तो मैं तुमसे आज के बाद कभी भी कुछ भी नहीं कहूंगा करने के लिए, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं जो भी अरेंज कर रहा हूँ तो मैं उसे एक्सेप्ट करना होगा। क्या कहती हो इस बारे में। ये बात जानने के बाद वो वैन उससे कहने लगती है कि तुम किस चीज पर बैट लगवाना चाहते हो। दूसरी तरफ कहानी शिफ्ट होती है जिनयान की तरफ, जो कि उबासियां ले रहा होता है और काफी ज्यादा थक चुका होता है। वहां पर बैठे बैठे परेशान हो गया होता है और कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर इंतजार करते करते 1 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आया। और तभी एक स्वॉर्ड उसकी तरफ आने लगती है अटैक करते हुए, लेकिन जो जिनियांग है वो अपने आइस लोटस आर्मर का इस्तेमाल करता है और वहां से बच जाता है और पता चलता है कि ये तो मिस वैन किंग होती है। ये देखकर चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हो मिस्टर मिसजू। और जब वैन किंग ये देखती है तो वो काफी सरप्राइज होती है, उससे कहने लगती है कि इस बंदे ने मेरे अटैक को रोक लिया, लेकिन मुझे माफ कर देना जिनियांग, मुझे तुम्हें हराना होगा। और तभी वो और ज्यादा पावरफुल फोर्स से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन जिनियांग किसी तरीके से बचने में कामयाब रहता है और वो पावरफुल होता है जिसके कारण जमीन भी टूट जाती है और दोनों की जो एनर्जी होती है वो फुल पावर से फाइट करना चालू कर देते हैं। और जिनियांग मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार इसकी परेशानी क्या है और क्या चलने में लगा हुआ है, लेकिन इसको देखकर लगता है कि ये बंदी वाकई में बहुत ही ज्यादा सीरियस हो रखी है फाइट करने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो फायर लाइन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है वैन किंग, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है अभी तक की। और वैन किंग मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि इस्तेमाल करते हुए कि मैं अभी तक यही सोचते हुए आ रही थी कि जो जिनियांग है वो काफी ज्यादा किस्मत वाला है, इसलिए वो सक्सेस हुआ, लेकिन अब जिनियांग को मैं खुद देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ये बंदा वाकई में कैपेबल है जैसा कि मेरे फादर ने कहा था। तो मुझे डायरेक्टली अब इस फायर लाइन टेक्निक का इस्तेमाल करूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे जीतना ही होगा। और जब वह ऐसा कर ही रही होती है तभी दिखाया जाता है कि हमारा जिनियांग डस्ट आर्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण उसकी जो टेक्निक होती है वो डीएक्टिवेट हो जाती है पॉइजन होने के कारण। और जिसको देखकर वो डर जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम इस तरीके का हिडन वेपन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, क्या तुमने पॉइजन का इस्तेमाल किया है। तभी जिनियांग उस पर अटैक करता है और उससे कहने लगता है कि तुमने मुझ पर कोई दूसरा चढ़ा छोड़ा ही नहीं था तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तभी वो अपनी बॉलिंग डीमन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है उस पर अटैक करने के लिए, जिसे देखकर वो डर जाती है। और जब वह ऐसे करने में लगा ही होता है तभी 2 उंगलियां आती हैं उसकी अटैक को रोक लेती है और वो और कोई नहीं बल्कि मैं मिस्टर जू होते हैं, जो कि उससे कह रहे होते हैं कि बहुत हुआ वैन किंग, मैं तुम्हें से कह सकता हूँ कि तुम ऑलरेडी इससे हार चुकी हो, अगर ये बंदा तुम पर अटैक करता तो तुम बिल्कुल भी बच नहीं पाती। ये बात जानने के बाद वैन किंग उससे कहने लगती कि इस बंदे ने मुझे ट्रिक किया, इसने हिडन वेपन्स का इस्तेमाल किया, पॉइजन देने की कोशिश की मुझे। तभी उसका फादर उससे कहने लगता है कि लाइफ एंड डेथ के मैच में सामने वाली पार्टी है वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी करेगी, किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल करेगी तुम्हें मारने के लिए, और उस फाइट के दौरान सिर्फ विनर और लूजर ही होते हैं और कोई भी किसी भी प्रकार की ट्रिक्स के बारे में नहीं सोचता और तुम अपने फेलियर को इस तरीके से टाल नहीं सकती हो। तभी 15 मिनट पहले की स्टोरी जाती है जहाँ पर इसके फादर ने कहा था कि तुम्हें क्वीन जिनियांग से फाइट करनी होगी, अगर तुम उससे जीत जाती हो तो इससे ये साबित हो जाएगा कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हो और तुम्हें मैं कभी भी परेशान नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो जीत जाता है तो मैं इस बात के तो कह ही सकता हूँ कि तुम समझ सकती है कि वो तुम्हारा असिस्टेंट बनने के लिए क्वालिफाइड है। ये बात सुनने के बाद वो बिल्कुल भी एग्री नहीं होती और उससे कहने लगती है कि आपको सच में ऐसा लगता है कि जो क्वीन जिनियांग वो सिर्फ अभी रैंक 2 का बनता है, आपने मुझे बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रखा है फादर। अच्छा ठीक है डील, फिर इसमें पछताना नहीं फ्यूचर में इस बात को लेकर। तभी जिनियांग घबराते हुए मिस्टर जू को एक्सप्लेन करता है, उससे कहने लगता है कि आपने मुझे इस हॉल में बुलाया था आपसे मिलने के लिए, लेकिन जब मैं आया यहाँ पर तो अचानक से जो वैन किंग है मिस वैन किंग ने उन्होंने मुझ पर अटैक करना चालू कर दिया, जिस मेरे पास दूसरा चारा नहीं बचा था उसके अटैक को रोकने के अलावा। तो आखिरकार मुझे ये बताइए कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे ये सब डिजर्व करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ वैन किंग गुस्सा होते हुए वहां से जाने लगती है। तभी उसका जो ओनर होता है मिस्टर जू होता है उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से वैन किंग पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैंने ही उससे फाइट करने के लिए कहा था तुमसे। ये बात सुनने के बाद जिनियांग उससे कहने लगता है कि आपने मुझे टेस्ट करने के लिए क्यों कहा था।
तभी वो मिस्टर जू से कहने लगता है कि मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम अपर हॉल पर जाने के काबिल हो या नहीं। ये बात जानने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं, उससे कहने लगता है क्या आपको वाकई में लगता है कि मैं अपर हॉल में जा सकता हूँ। तभी मिस्टर जू से बताने लगता है कि तुमने लास्ट टाइम घोस्ट डार्क मंकी केव में काफी सभी की सभी मंकीज को अकेले मार दिया, वो भी बिना किसी मदद के, और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा इसके बदले में। तो मैं इस बात के लिए एक्सेप्शन करता हूँ और तुम्हें इस अपर हॉल में एक स्टूडेंट बनाकर प्रमोट कर रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद वो उसके धन्यवाद कहता है, लेकिन तभी मिस्टर जू एक बुक निकालता है, उससे कहने लगता है कि तुम्हें एक्सेप्ट करने से पहले एक और टेस्ट है, तुम्हें उसे क्रॉस करना होगा, पास करना होगा। और वो उसे रीड करता है तो पता चलता है कि ये तो माइंड सूथिंग टेक्निक है। तभी वो कहने लगता अगर तुम इस टेक्निक को अच्छी तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर लेते वो भी एक दिन के अंदर अंदर, तो तुम फाइनली फॉर्मली डिसिबल बन जाओगे अपर हॉल के। इसे पढ़ने के बाद जिन्यांग काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, पर मैं सोचता हूँ कहने लगता है कि ये जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल कर तुम्हारी जो परसेप्शन है क्यू को लेकर वो बढ़ जाएगी। तो आखिरकार मुझे इस टेक्निक को कॉम्प्रीहेंड करने की क्या जरूरत है, क्या ये वाकई में प्योरली बस एक एंट्रेंस टेस्ट है। और तभी जो मिस्टर जू होता है वो उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें यहाँ पर एक स्पिरिचुअल ग्रीन जेड दे रहा हूँ। ये एक असेंस कलेक्टिंग टूल है जो कि वैन क्विंग ने इस्तेमाल किया था जब वो रैंक 2 पर थी। ये जो स्टोन है वो हेवन एंड अर्थ के एसेंस को कलेक्ट कर सकता है और रैंक 2 के मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये मैजिकल इफेक्ट वाला काम है। लेकिन जब वैन क्विंग ने इसे ब्रेक थ्रू कर लिया था इसका इस्तेमाल कर तो इसके अंदर जो क्यू बची हुई है वो थोड़ी मात्रा में है, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो 100 से ज्यादा पिल से ज्यादा बेटर है। तुम नॉर्मल पिल्स का इस्तेमाल करोगे, इसका इस्तेमाल करोगे तो ये ज्यादा बेटर है। तभी वो उसको देखने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे याद आया, मेरे मास्टर के जो ग्रेट रिवर बोट टूल है ना वो भी एक एसेंस कलेक्टिंग टूल है। ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा आइटम है यार, मेरे काम की भी चीज है। लेकिन ये चीज मुझे कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही है कि आखिरकार जो मिस्टर जू युएनशेंग है वो इतने ज्यादा अच्छे क्यों बन रहे हैं मेरे सामने और मुझसे। तभी वैन क्विंग काफी ज्यादा गुस्से में उससे कहने लगती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो स्पिरिचुअल ग्रीन जेड है ये काफी ज्यादा अच्छा, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है इस्तेमाल करने की। पहली बात, तुम ज्यादा तेजी से स्पिरिचुअल एनर्जी को नहीं ले सकते और अगर तुमने जल्दबाजी दिखाने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तुम्हें साथ में पिल्स भी लेने की जरूरत पड़ेगी, वरना तुम इस स्पिरिचुअल ग्रीन जेड को चोट पहुंचा दोगे, जाने की नुकसान पहुंचा दोगे और ये उसके बाद पाउडर बन जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में जो ग्रीन जेड है इसे काफी ज्यादा समय लगता है हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, और ये काफी ज्यादा हार्ड है ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पर इतनी ज्यादा एनर्जी मौजूद है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन जब मेरे डैड ने इस स्पिरिचुअल जेड को पाया था उस वक्त ये जो जेड है वो एक टॉम में 100 से ज्यादा सालों तक दबाकर रखा गया था, इसलिए इस जेड ने मेरी मदद की थी रैंक 3 पर ब्रेक थ्रू करने के लिए। इसे जानने के बाद उसके दिमाग में ख्याल आता है, उससे कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जेड है वो किसी पावर बैंक की तरह काम करता है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करता है और उसके बाद इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को मार्शल आर्टिस्ट की डांटेन में डायरेक्टली सप्लाई कर सकता है बिना प्रोसेस के दौरान लूज किए हुए। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये बात है कि ये बहुत ही ज्यादा स्लो चार्ज होता है। ये बात सुनने के बाद दोनों कंफ्यूज होते हैं, उससे कहने लगता है पावर बैंक ये क्या चीज है। तभी वो कहने लगता है कि तुम जल्दी से जाओ और इस टेक्निक को प्रैक्टिस करो, अगर तुम इसे मास्टर कर लेते हो तो कल मुझसे आकर इसी हॉल में जाकर मिलना। और वो चला जाता है हाउसिंग में प्रैक्टिस करने के लिए और तभी उसका मास्टर उस टूल को देखकर कहने लगता है कि ये तो वाकई में एसेंस कलेक्टिंग टूल है, भले ही इसके अंदर की जो क्यू है वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर ली गई है, लेकिन तुम्हारे लिए ये काफी अच्छी चीज है। फिर भी जब तुम रैंक 2 पर हो तुम इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर सकते हो। और जो मिस्टर जू है उन्होंने तुम्हें स्पेशल परमिशन दी है उसे ज्वाइन करने के लिए और तुम्हें इतना ज्यादा बढ़िया ट्रेजर भी दिया है। क्या तुम्हें इसका रीजन पता है? तभी जिनयांग उसको सुनकर कहने लगता है कि नहीं, मुझे इसका रीजन तो नहीं पता, लेकिन ये बात की तो गारंटी है कि ये वो रिवॉर्ड नहीं है जो कि मुझे उस केव को क्लियर करने के बदले में मिलना चाहिए। ये बात सुनने के बाद मास्टर भी उसकी बात से एग्री होता है और उससे कहने लगता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम काफी ज्यादा सेंसिबल बंदे हो। मिस्टर जू ने ऐसा तुम्हारे साथ इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारी जो रूट बोन थी वो काफी ज्यादा कमजोर थी। ये बात सुनने के बाद वो सरप्राइज होता है और तभी उसका मास्टर उसे एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है कि मिस्टर जू की जो डॉटर है वैन क्विंग वो इस वक्त फायर लाइन टेक्निक की प्रैक्टिस करने में लगी हुई है, इसलिए उसे किसी को असिस्ट करने की जरूरत। लेकिन तुम्हारी जो रूट बोन है वो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन तुम्हारी जो सीखने की क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ ट्रेनिंग दी जाए तो तुम क्यू की जो बहने का रास्ता है तुम उसका पता लगा सकते हो और उसके साथ उसके प्रोटेक्ट भी कर सकते हो उसके असिस्टेंट बनकर। अगर वो तुम्हें नहीं चुनेंगे इस बात के लिए तो किसे चुनेंगे? ये बात सुनने के बाद जिनयांग उससे कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार उन्होंने माइंड सूथिंग जो टेक्निक मुझे प्रैक्टिस करने के लिए क्यों कहा। तभी उसका मास्टर उसे बताने लगता है कि जो रीजन है हॉलैंड रेंज के टिके रहने का वो फायर लाइन टेक्निक है, लेकिन इस पूरे के पूरे हॉलैंड रेंज में मिस्टर जू और उसकी डॉटर वैन क्विंग ही फायर लाइन टेक्निक के मेन पार्ट को एक्सेस कर सकती हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारी वाकई में जो स्प्लिट बोन आई मीन रूट बोन है वो जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा बेटर, तो तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना होगा। क्या तुम समझे कि आखिरकार मेरे कहने का क्या मतलब है? और तभी वो कहता है हाँ मैं समझ गया मास्टर। और इसी तरीके से वह वापस से टेंट में चला जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इसने अपने घर की तो बैंड बजाई रखी है, फोड़ कर रख दिया था पहले ही। तभी वो अपने टेंट में बैठा ही होता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरे जो मास्टर है उन्होंने मुझसे कहा था मेरी रूट बोन के बारे में। क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑलरेडी जानते हैं मेरी जो रूट बोन है वो हाई लेवल की है?
तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि जो एसेंस कलेक्टिंग टूल है वो डिटेक्ट हुआ है सिस्टम के द्वारा। क्या तुम तुम्हारे पोटेंशियल पॉइंट को कंज्यूम करना चाहोगे ताकि जो एसेंस कलेक्टिंग प्रोसेस है उसे एक्सीलरेट किया जा सके, और इसको कलेक्ट करने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 10 पोटेंशियल पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और उससे कहने लगता है, मन में सोचते अपने आप से, वाह ये तो वाकई में बहुत ज्यादा फायदेमंद वाली बात होगी मेरे लिए। मैं एक्सीलेट कर सकता हूँ इसकी प्रोसेस को, वो भी पोटेंशियल पॉइंट इस्तेमाल करने के लिए। अगर वाकई में ऐसी बात है तो जो स्लो चार्जिंग वाली प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई मेरी। और तभी सिस्टम को कंज्यूम करने की परमिशन दे देता है और तभी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। इसको देखकर वो खुश होता है और कहने लगता है कि ये ट्रिक तो वाकई में काम कर गई। और सिस्टम से कहने लगता है कि तुम जल्दी से 1000 पॉइंट्स को एब्जॉर्ब करो और एक्सीलेट कर दो पूरी पूरी प्रोसेस को। तभी सिस्टम बताने लगता है कि जो एक्सीलरेशन है वो फेल हो गई है क्योंकि इस जेड की जो लिमिटेशंस है वो सिर्फ 944 पोटेंशियल पॉइंट की है, इससे ज्यादा वो कंज्यूम नहीं कर सकती। और तभी वो एक्सीलरेशन सक्सेसफुल हो जाती है 944 पोटेंशियल पॉइंट का इस्तेमाल करने के लिए। इसे जानने के बाद जो जिनकिन होता है आई मीन जिनयांग होता है, वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और कहने लगता है कि अच्छा मुझे अब समझ में आया, इसकी जो स्टोरेज की लिमिट है वो वाकई में बहुत ज्यादा कम है। ये तो लेकिन ये जो चीज है वो वाकई में बहुत ज्यादा काम वाली चीज है, बहुत ज्यादा फायदेमंद वाली चीज है मेरे लिए। मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी डांटन के अंदर इसके द्वारा काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को भेजा जा रहा है। चलो अब मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता हूँ इसी तरीके से। और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिंग बिंग होती है, वो मास्टर के पास आते उससे कहने लगती है, उसे ग्रीट करती है मास्टर को। और तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि इस कुछ दिनों में तुम जिस तरीके से सेग्रेगेशन में कल्टीवेट कर रही थी वो काफी ज्यादा हार्ड होगा तुम्हारे लिए, कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा, क्या तुम फेल हुई। तभी बिंग बिंग उससे कहने लगते कि मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि मैं फेल हो गई, लेकिन मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि मैं सक्सेस हो गई। मैं अपनी सक्सेस से बस एक कदम दूर हूँ, मैं कुछ ही दिनों में रैंक 3 पर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगी। ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर उससे कहने लगता है कोई बात नहीं, तुम्हारी जो रूट बोन है वो ऑलरेडी सिल्वरी फ्लावर लेवल के पीक पर पहुंच चुकी है और ये काफी ज्यादा हार्ड है तुम्हारे लिए रैंक 3 पर पहुंचना। लेकिन फिर भी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज, अपर हॉल के प्रमोशन के लिए जो टेस्ट होने वाला है वो कुछ ही दिनों में स्टार्ट होगा, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता होगा, इस रेंज के जितने भी मैटर, और मैं चाहता हूँ कि इस टेस्ट के जो इंचार्ज है वो तुम बन। ये बात सुनने के बाद वो सरप्राइज हो जाती है और उससे पूछने लगती है, लेकिन इससे पहले तो डिसाइड नहीं हुआ था कि जो जुओ नियान है वो इंचार्ज रहेगा इस टेस्ट का, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो बंदा। तभी उसका मास्टर उसकी बात को काटता है, उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, जो जुओ नियान है वो ऑलरेडी मारा जा चुका है। कुछ दिन पहले जो हमारे मेंबर्स है मतलब हॉलैंड रेंज के, वो डाकुओं को निपटाने के लिए यहाँ से गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर पता चला कि जुओ नियान मारा जा चुका है उनके द्वारा, और उधर उनकी बॉडी उसे मिली थी। और तो और हमारे हॉलैंड रेंज के अंदर और बाहर की जो सिचुएशन है वो वाकई में बहुत ज्यादा टेंस है, और तुम्हारे फ्यूचर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और तुम्हारी परेशानियां हैं वो फ्यूचर में सिर्फ बढ़ती ही जा रही है। और मैंने आज एक नया डिसिपल को रिक्रूट किया है, वो भी एक्सेप्शनली, और वो तुम्हारा असिस्टेंट बन सकता है इस अपर हॉल के टेस्ट के लिए। ये बात जानने के बाद बिंग बिंग सरप्राइज होती है और उससे कहने लगते हैं, लेकिन तुम तो कभी भी इस तरीके से डिसिपल्स को रिक्रूट नहीं कर सकते हो एक्सेप्शनली, आखिरकार वो बंदा है कौन। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम उसके बारे में जानती हो, वो बंदा और कोई नहीं बल्कि मैं क्वीन जिनयांग है। तभी एक दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, वो प्रैक्टिस करते करते उसे समय बीत चुका है और अपनी आंखें खोलता है जिनयांग, जहाँ पर वो अंगड़ैया लेते हुए उठता है और कहने लगता है कि मेरे बॉडी के अंदर की जो स्पिरिचुअल मेरी जो डांटन है उसकी वो स्पिरिचुअल एनर्जी है उससे वो 40% रिचार्ज हो चुकी है मेरी डांटन। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा मजेदार टूल है एसेंस कलेक्टिंग टूल। जो चीज मैंने बस एक ही रात में हासिल कर ली या फिर एक ही दिन में हासिल कर ली है, उसे हासिल करने के लिए लोग 1 से 1.5 साल लगा देते हैं। और वो टूल तो वाकई में आई मीन ये जो स्पिरिचुअल जेड है वो वाकई में बहुत ज्यादा मजेदार है। और तभी वो कहने लगता है इसको देखते हुए कि मुझे यहाँ तक याद है जो ग्रेट रिवर बोट है वो किस तरीके से एसेंस को कलेक्ट करती है। ये हेवन एंड अर्थ की एनर्जी होती है पिल्स में, वो इसे एब्जॉर्ब कर लेती थी वो ग्रेट रिवर बोट। लेकिन बात करें इस स्पिरिचुअल ग्रीन जेड के बारे में तो शायद इसमें भी इस तरीके से वर्क करना चाहिए। और तभी एक पिल उसके बगल में रखता है और सिस्टम से कहने लगता है कि यहाँ पर उसकी मदद करो इसे एक्सीलरेट करने के लिए, लेकिन सिस्टम उसके जवाब नहीं देता और कहने लगता है कि इस पिल को एक्सीलरेट नहीं किया जा सकता। जिसको जानने के बाद वो कहने लगता है कि दोनों का जो काम करने का तरीका है वो अलग है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल ग्रीन जेड है वो पिल के अंदर की जो एसेंस है हेवन एंड अर्थ का उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता जिस तरीके से ग्रेट रिवर बोट कर सकती है। लगता है जिस तरीके से जू बैंगिंग ने मुझसे कहा था कि मुझे प्रिमिटिव तरीके से इसे एब्जॉर्ब करना होगा, अब मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। लेकिन वह जगह जहाँ पर विल्ड स्पिरिचुअल क्यू गैदर होती है, ये जगह ढूंढना काफी ज्यादा हार्ड है मेरे लिए। तभी अचानक से वो ऊपर देखता है मून की तरफ, तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और पता चलता है कि ये तो पहले ही रात हो चुकी है, और काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं तो मिस्टर जू से मिलना भूल ही गया, और वो उस जगह पर जाता है। और तभी वो मिस्टर जू से कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर आने के लिए 4 घंटे लेट हो। तभी वो माफी मांगता है और भागते हुए आ रहा था, वो काफी ज्यादा थक चुका होता है और माफी मांगते हुए उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, जब मैं यहाँ से वापस गया था उस समय पर मैं बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में चला गया था और एब्जॉर्ब करने में लगा होता है स्टडी में कि किस तरीके से इस टेक्निक को सीखा जाए, और समय के बारे में पूरी तरीके से भूल ही गया
गया था मैं। तभी मिस्टर जू उससे पूछने लगता है, खैर इस बारे में भूल जाओ, तुम मुझे बताओ क्या तुम इसे ठीक से सीख पाए या नहीं। और दूसरी तरफ मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो माइंड सूथिंग टेक्निक है वो एडवांस मार्शल आर्टिस्ट के लिए नहीं बनाई गई, और ये जो टेक्निक है वो काफी कॉम्प्लेक्स है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी बताई गई हैं इसमें। यहाँ तक कि मुझे भी इसे मास्टर करने में 7 दिन का समय लगा था। तभी जिनयांग माफी मांगते हुए उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि मैंने इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से उसे नहीं सीखा होगा, जैसा कि आप जानते हो कि मैं सीखने में काफी ज्यादा स्लो हूँ। दूसरी तरफ मन में सोचते हुए कहने लगता है। इस बात को जानने के बाद वो जो मास्टर होता है मिस्टर जू, वो कहने लगता है मन में सोचते हुए खुद से, खैर ये बात सोच भी सकते थे कि ये एक दिन में आखिरकार कैसे सीख सकता है, और ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैं इसे थोड़ा हार्ड टाइम दे रहा हूँ ताकि मैं फ्यूचर में इस बंदे को कंट्रोल कर सकूं। और तभी गुस्सा करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम जल्दी अपर हॉल के स्टूडेंट बनने वाले हो, लेकिन तुम एक प्रिलिमिनरी जो टेक्निक है तुम उसको भी मास्टर नहीं कर सकते, तो तुम आखिरकार हमारे स्टूडेंट कैसे बनने के काबिल। लेकिन दूसरी तरफ जैसे वो कहने वाला होता है ये चीज, तो हमारा जो जिनयांग है वो उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। माइंड सूथिंग टेक्निक बिगिनर लेवल पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। जैसे मिस्टर जू उसको ये देखता है तो उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है, वो भी शौक के कारण कि आखिरकार एक दिन में कैसे सीख लिया भाई इसने, मुझे तो सीखने में 7 दिन लग गए थे। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि मिस्टर जू क्या ये इतना काफी है आपको सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरे मन में सोचते हुए कहने लगता है कि उस वक्त मैं काफी ज्यादा जल्दबाजी में था, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ बिगिनर लेवल तक पहुंच पाया हूँ, वो भी इस सिस्टम की मदद से कि जो मिस्टर जू है वो वाकई में मेरे एडमिशन को ग्रांट करेंगे और मुझे परमिशन देंगे। और जैसे वो मिस्टर जू को देखता है तो उसका मुंह तो बस फटा के फटा रह जाता है शौक के मारे। लेकिन तभी मिस्टर जू उसको ज्यादा तारीफ नहीं करते और उससे कहने लगता है कि तुमने अच्छा काम किया है, तुम बहुत ही ज्यादा मार्जिन से पास हुए हो, मतलब कम मार्जिन से। दूसरी तरफ मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये बंदा एक नंबर का जीनियस है, जीनियस। तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जो कि उस हॉल में मेडिटेट कर रहा था जिनयांग। तभी बिंग बिंग उसके पास आती है, उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि जो मिस्टर जू है उन्होंने मुझे असिस्टेंट बना दिया है जिस तरीके से तुम असिस्टेंट हो, और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस अपर हॉल में एंटर होने के बाद ये मेरा पहला टास्क है। तभी बिंग बिंग ये बात जानकर सरप्राइज हो जाती है, उससे कहने लगता है क्या तुमने वाकई में माइंड सूथिंग टेक्निक को मास्टर कर लिया है। और तभी वो उसे परफॉर्म करने लगता है, जिसे जानने के बाद वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुमने इसे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर मास्टर कैसे कर लिया, आखिरकार इस बंदे के पास किस तरीके का टैलेंट है भाई। अगर इसकी जो रूट बोन है वो वाकई में आयरन वुड लेवल से ज्यादा होती तो शायद तो वो मेरे फादर का कोर डिसिपल होता है इस वक्त। ये वाकई में कितनी ज्यादा पिटी वाली बात है, चलो तुम मेरे साथ चलो। ये बात सुनने के बाद जिनयांग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार बिंग बिंग इस तरीके से व्यवहार क्यों कर रही है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में सीक्रेट चैम्बर दिखाया जाता है जो कि हॉलैंड रेंज के बैक साइड में है, जहाँ पर मेन पार्ट उस टेक्निक का स्टोर हो रखा है। और तभी बिंग बिंग उसे एक छोटी सी बिल्डिंग के पास ले जाती और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसके दरवाजे को खोल देती, क्योंकि पूरी की पूरी जो जगह थी वो इल्यूजन और बैरियर से घिरी हुई थी। और वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है उसे खोलने के लिए, ताकि जिनयांग अंदर जा सके, और वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके खोल देती है। इसको देखने के बाद जिनयांग मन में सोचता है, कहने लगता है कि इसमें कोई डरा वाली बात नहीं है कि इतने ज्यादा लोग हैं, वो इतने ज्यादा लोग इस टेक्निक को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाया और कोई नहीं जानता कि वो टेक्निक कहाँ पर है। इसको इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से छुपा कर जो रखा गया है। और तभी वो कहने लगते हैं कि तुम किस चीज का इंतजार करने में लगे हो, जल्दी से इस टावर के अंदर जाओ। और तभी वैन क्यों और हमारे जिनयांग को वहां पर दिखाया जाता है और सामने दोनों को दोनों एक बहुत बड़ी पेंटिंग को देख रहे होते हैं, जहाँ पर एक लाइन छपा हुआ होता है उस पेंटिंग में। तभी वैन किंग उससे कहने लगती है कि तुम ऐसे तीसरे बंदे हो जो कि इस चैम्बर में घुस रहा है हॉलैंड रेंज में से, तुम्हें इस जगह के बारे में किसी को भी नहीं बताना है, जो भी चीज तुम यहाँ पर देखती हो और जो भी तुम यहाँ करते हो। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है वैन किंग, मैं इस पूरी की पूरी जगह को सीक्रेट रखूंगा। लेकिन जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और इतना सब कुछ पता चल चुका है, क्या तुम्हारे जो डैड है यानी कि जो मिस्टर जू है वो मुझे मार देंगे जब तुम मेरे असैसिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरकार ये क्लासिक प्लॉट लाइन है जो कि स्टोरीज मैंने पढ़ी थी पुरानी लाइफ में, जिसे सुनने के बाद वैन किंग हंसने लगती है और कहने लगती है कि आखिरकार तुम ये सब क्या सोचने में लगे हुए हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे डैड ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। खैर मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिरकार तुमने इस तरीके की जो स्टोरीज है वो कहाँ सुनी। तभी जिनयांग उससे घबराते हुए उससे कहने लगता है काफी ज्यादा, क्योंकि उसका जो सोचने का तरीका है वो तरीके से डिफरेंट था, और कहता है ठीक है मुझे तुम पर भरोसा है। दूसरी तरफ मन में सोचते कहने लगता है कि मैं इसे नहीं बता सकता कि जो जिस स्टोरी के बारे में बात कर रहा हूँ वो मैंने अपने दूसरे वर्ल्ड में पढ़ी थी। और तभी दोनों के दोनों प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैन किंग प्रैक्टिस करने के लिए जब बैठते तो उससे कहने लगती है कि चलो हम लोग अपनी प्रैक्टिस चालू करते हैं, और मैं अपनी प्रैक्टिस चालू करने वाली हूँ, तो तुम हमेशा फोकस रखना और मेरी स्टेट को ऑब्जर्व करते रहना। और जिनयांग मान जाता है और तभी वे कंप्लीट करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देती है, और दोनों के दोनों मेडिटेशन चालू कर देते हैं। और जब वो हाथ बढ़ाकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ही रही होती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर एक वाइल्ड लूप बन जाता है, जिससे जिनयांग काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। और वैन किंग उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही हूँ, जिसके कारण ये स्पिरल बन चुका है। और इस चैम्बर को इस जगह पर बनाया गया है जहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल क्यू एक जगह पर इकट्ठी होती है इस पूरे के पूरे ग्रेंज हॉल में। जब भी मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करती हूँ तो मैं हमेशा स्पिरिचुअल गैदरिंग फॉर्मेशन हमेशा यहाँ पर सेटअप करके रख देती हूँ पहले से ही। ये बात सुनने के बाद जिनयांग उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, यहाँ पर कितनी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल क्यू यहाँ पर मौजूद है।
ये तो वाकई में एक ब्लेस्ड लैंड है। इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है कि जो मैं समझ सकता हूँ कि ये जू वैंकिंग इतनी ज्यादा तेजी से रैंक 3 पर पहुंच सकती है, वो भी इतनी ज्यादा जवान एज में, मतलब यंग एज में, क्योंकि इसके पास इतनी ज्यादा लग्जरियस थिंग जो प्रोवाइडेड ऑलरेडी। यहाँ तक कि कोई बेवकूफ कल्टीवेटर होगा ना, वो भी ग्रो हो जाएगा। तभी वैंग में उससे कहने लगती है जिनियांग से कि जिनियांग, जब मैं अपनी प्रैक्टिस करना जारी रखूंगी तो अपनी माइंड सूदिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर मुझ पर नजर बनाए रखना। अगर तुम्हें वाकई में ऐसा लगे कि मुझे कुछ ज्यादा अनकंफर्टेबल सा महसूस हो रहा है तो तुम उस पॉइंट को और उस पर्टिकुलर मूवमेंट के बारे में याद रखना और अच्छी तरीके से जज करना। और जब वो स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में लगी हुई होती है तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल क्यू सोर्स स्विरल डिटेक्ट किया गया है सिस्टम के द्वारा, जो एसेंस कलेक्टिंग टूल है। क्या तुम उसे चार्ज करना चाहोगे? इसके बदले में तुम्हें पोटेंशियल पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बात जानने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है और उससे कहने लगता है मुझे तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा चांस मिल चुका है स्पिरिचुअल ग्रीन जेट को वापस से चार्ज करने के लिए, सो मतलब जल्दी से। और तभी 1500 स्पिरिचुअल पॉइंट का इस्तेमाल कर लेता है और अपने उस जेट को चार्ज करने लगता है। तभी उसे देखते हुए काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और जिस तरीके से उसके हाथ को उठते हुए देखता है वैनकुंग के, तो वो काफी सरप्राइज होता है। उससे पूछने लगता है कि ये अपने हाथ को इस तरीके से आगे क्यों बढ़ा रही है। और तभी उसके पीछे बैठकर बस देखने में लगा हुआ होता है और तभी उसकी नजर उस पर जाती है और समझ जाता है और उससे कहने लगता है कि ये जरूरी फायर लाइन टेक्निक की मेन पार्ट होगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई अलर्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो मेन पार्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। और वैनकुंग जानती है कि इस पेंटिंग से किस तरीके से मेन पार्ट को मैनिफेस्ट किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो 10 में से एक पार्ट है वही सिर्फ शो हो रहा है इसको, और ज्यादा नहीं बल्कि मैं। और इसको ऐसा लगता है कि मेरी जो इस रूट बोन है वो सिर्फ और सिर्फ आयरन वुड लेवल का है और इसे लगता है कि मैं इसके कंटेंट को नहीं देख सकता, इसलिए वो ज्यादा गार्ड मतलब मुझसे ज्यादा सावधान नहीं है। और तो और ये सिर्फ 10 में से सिर्फ एक ही पार्ट को प्रैक्टिस कर सकती है एक बार में। अगर वाकई में ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पर 8 बार मतलब 8 टाइम्स और आना होगा अगर मुझे इस पूरे की पूरी फायर लाइन टेक्निक को, इसके मेन पार्ट को, पूरे कंटेंट को सीखना है तो। और काफी ज्यादा खुश होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वैनकुंग की जो क्रिटिकल मूवमेंट है वो आ जाता है और इसके साथ कुछ परेशानी होने लगती है, जिससे कि वो थोड़ी बहुत सरप्राइज हो जाती है और काफी ज्यादा घबराते हुए काफी ज्यादा पेन महसूस करने लगती है उसकी बॉडी में और कह रही होती है कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी में दर्द चालू हो चुका है, लेकिन मेरे समझने की जो क्षमता है वो इस वक्त काफी ज्यादा डीप भी है और इस समय पर जो मैं हासिल कर सकती हूँ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा प्रीशियस है, क्योंकि जो चीज मैं 2-3 सेकंड में या फिर 2-3 ब्रीथ में हासिल कर सकती ना, उसे मैं कई दिनों में भी हासिल नहीं कर सकती। और किसी गोल्ड या फिर बहुत ज्यादा पैसों से भी ज्यादा कीमती चीज है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस समय पर अपने आप को इंटरप्ट नहीं होने दे सकती। प्लीज जिनियांग मुझे डिस्टर्ब मत करना। और वैनकुंग को इस तरीके से वो देखने लगता है तो खड़ा होते हुए उसकी तरफ जाने लगता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए ये जगह तो वाकई में बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है। जैसा कि मैंने सोचा था, मैं वाकई में माइंड सूथिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता बिगिनर लेवल तक इस जगह को, इस सिचुएशन को सही से काउंट करने के लिए। क्या मुझे इस समय पर इंटरव्यू करना चाहिए या फिर नहीं? क्या ये वही क्रिटिकल पॉइंट है जिसके बारे में बात चल रही थी? और सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि जो जू वैंकिंग है वो इस वक्त बैकफायर से, मार्शल आर्टिस्ट के बैकफायर से गुजरने में लगी हुई है। एक बार 3 ब्रीथ्स निकल जाएं तो बिल्कुल सही समय होगा इसको इंटरप्ट करने। क्या तुम इसकी मदद करो? ये बात जानने के बाद वो सरप्राइज होता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए मुझे तो पता ही नहीं था कि इस सिस्टम के पास इस तरह का कोई फंक्शन मौजूद है। दूसरी तरफ वैंकुंग मन में सोचते हुए कह रही होती है कि जो क्रिटिकल मूवमेंट है वो जल्दी आने वाला है। प्लीज जिनियांग प्लीज मेरी मदद करो। कुछ कह तो नहीं सकती लेकिन अपनी कल्टीवेशन कर सकती है। और तभी अचानक से वो देखती है कि किसी ने उसके ऊपर पानी फेंक दिया और तभी जिनियांग उससे कहने लगता है क्या मैं तुम्हें इस तरीके से इंटरप्ट नहीं कर सकता क्या? और दिखाया जाता है कि वैनकुंग पानी में पूरी की पूरी भीग जाती है और उसके कपड़े गीले हो जाते हैं और वो वापस से होश में आने के बाद उससे कहने लगती है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते थे, लेकिन जो माइंड सूथिंग टेक्निक है उसे मुझे इंटरप्ट करने के लिए तुम्हें सिखाया गया था। ये बात सुनने के बाद जिनियांग कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ सकता हूँ, मुझे पता था। और वो शर्म के मारे लाल पड़ जाती है कि वो पूरी गीली होती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने बिल्कुल सही समय पर मुझे इंटरप्ट किया है। तुम ये सब पहली बार करने में लगी हुई हो, लेकिन तुम बिल्कुल काफी ज्यादा परफेक्ट निकले बंदे। इसी बात को जानने के बाद जिनियांग उससे कहने लगता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर तुम्हें इंटरप्ट कर दिया और सिस्टम उसे 100 पॉइंट देता है इसकी जान बचाने के लिए और सही समय पर इंटरप्ट करने के लिए। तभी कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनियांग वापस से मेडिटेट करना चालू कर देता है। जो एनर्जी उसने कलेक्ट की थी उसका इस्तेमाल कर जेड स्पिरिचुअल जेड है जो भी, और काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि इसका इस्तेमाल कर मेरे डांटन के अंदर की 70% एनर्जी कलेक्ट हो चुकी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं वाकई में रैंक 2 के लेट स्टेज पर पहुंच चुका हूं। और जब वो अपनी प्रैक्टिस करने में लगा ही हुआ होता है तभी ड्यूयोंग उसके पास आता है और उसे बुलाता है और कहता है कि बहुत बड़ी न्यूज है। लेकिन जब वो उसे पेंट को बदलते हुए देखता है तो सब कुछ वहाँ पर सन्नाटा सा छा जाता है और वहाँ से जाते हुए माफी मांगने लगता है। तभी जिनियांग उसकी कॉलर को पकड़कर अंदर खींचता है और उससे कहने लगता है कि तुम वापस आओ और सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगता है। इसको सुनने के बाद ड्यूयोंग उससे कहने लगता है बेवकूफ जैसी हरकत देता है ना और कहता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आया कि तुम प्रैक्टिस करने में लगे थे यहाँ पर, मुझे लगा कि तुम यहाँ पर अपने आप को सेटिस्फाई करने में लगे हुए थे। ये बात सुनने के बाद जिनियांग उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा था फिर से? आखिरकार तुम क्या सोचने में लगे थे मेरे बारे में इतने समय से? वैसे मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पर मुझे बिग न्यूज के बारे में बताने के लिए नहीं आए थे, आखिरकार क्या वो क्या चीज है
क्या तुम्हारे जो डैड है वो ऑलरेडी एग्री हो चुके हैं कि तुम शादी कर सकते हो? क्या तुम इसी बिग न्यूज के बारे में बताने के लिए आए थे मुझे? तभी वो उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं जो वॉर चल रही थी यूदोंग फोरीवेस में वो ऑलरेडी सीज हो चुकी है, यानी कि दोनों के बीच में सुलह हो चुकी है और बंद हो चुकी है, ऐसा कुछ। तभी डू यंग जिनयांग से कहने लगता है कि तुम्हारे ही कारण ये सब होने में लगा हुआ है, क्योंकि तुमने पूरी की पूरी गोस्ट डार्क केव को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। इसके कारण हमारे पास कई सारे गोस्ट डार्क मंकीज के हार्ट्स प्रोवाइड करवा पाए। ये बात सुनने के बाद जिनयांग थोड़ा कंफ्यूज होता है और तभी जिनयांग जो डू यंग होता है वो जिनयांग को बताने लगता है कुछ दिन पहले की बात है जब मिस्टर जू को वॉइड ब्रोकन जेड मिला था और उसी जेड को कोर बनाकर और 900 गोस्ट डार्क मंकीज के हार्ट्स का बेस बनाकर इसने एक लार्ज फॉर्मेशन रिफाइन की थी और ये एक ऐसी फॉर्मेशन थी जो कि लार्ज मात्रा में टेलीपोर्ट कर सकती थी। इसको सुनने के बाद जिनयांग उससे कहने लगता है कि वॉइड ट्रांसपोर्टेशन ये तो सुनने में वाकई में बहुत औसम है। तभी डू यंग उससे कहने लगता है कि हाँ, यहाँ पर एक लिमिट भी है इसको इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रैंक 5 के मार्शल आर्टिस्ट या उससे ज्यादा पावरफुल उस वॉइड के थ्रू जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। और इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे के पूरे प्रोविंस में सिर्फ और सिर्फ मिस्टर जूई है जो कि इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि रैंक 5 का बंदा ही इस्तेमाल करना जानता है इसको अच्छी तरीके से, उसके पास इतनी पावर है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में जो मिस्टर जू है उन्होंने इस वॉइड की जो चाबी है वो अलग अलग सेक्ट में बांट दी है सभी के रैंक 5 सेक्ट लीडर्स को पूरे के पूरे युनदांग प्रोविंस में। अगर कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई अटैक होता है जो कि ब्राइट क्लाउड सेट के साथ द्वारा किया जाएगा, वो अपने लिए मदद तुरंत बुला सकता है। हमें पता है कि ब्राइट क्लाउड सेट का जो रैंक 6 का लीडर है, रैंक 6 है उसकी, वो काफी ज्यादा पावरफुल, लेकिन इतने सारा रैंक 5 के मेंबर्स अगर उससे फाइट करेंगे तो हमें ही लगता है कि वो उसे संभाल पाएंगे। ये बात जानने के बाद जिनयांग उससे कहने लगता है कि इसका मतलब जो ब्राइट क्लाउड सेक्ट है उन्होंने सभी के सभी सेक्ट के बीच का जो बैलेंस है वो पूरी तरीके से तोड़ दिया है, लेकिन जो मिस्टर जू की फॉर्मेशन है उसकी मदद से तुम सभी लोगों ने मिलकर डिफेंस अलायंस बना ली है। ये बात सुनने के बाद डू यंग उससे कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुझे मिस्टर जू है वो इस अलायंस के लीडर है। हमारे जो हॉलैंड रेंज का फ्यूचर है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा होते जा रहा है भविष्य के साथ। और तभी अचानक से वो कुछ सोचने लगता है। यहाँ पर योंगली उससे फिर से मिलने के लिए आता है और दोनों के दोनों दारू वारू पी रहे होते हैं। तभी योंगली उससे कहने लगता है कि पूरे के पूरे जो हॉलैंड रेंज है वो मिस्टर जू के बारे में सेलिब्रेट करने में लगा हुआ है कि वो उस अलायंस का लीडर बन चुका है, और मेरे मास्टर को तो आखिरकार कौन याद रखेगा। खैर भूल जाओ जिनयांग, तुम बताओ तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है तुम्हारे टेस्ट के लिए। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताने ही वाला था। और तभी वहाँ पर एक चोंगू की एंट्री होती है जो कि कहने लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी समय है इस तरीके से ड्रिंक करने का, और अपना पैर उधर रख देता है और कहने लगता है कि न्यू डेप्यूटी मैनेजर यहाँ पर जल्दी आने वाले हैं। क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि वो तुम्हें इस तरीके शेमलेसली जाने की इतनी बेइज्जती करने के बाद भी तुम्हें यहाँ पर रखेंगे, इस हॉल में रखेंगे? तुम इस बारे में बिल्कुल भी सोचना मत, भले तुम्हारे पास कोई शर्म नहीं बची हो, लेकिन तुम एक नंबर के कीड़े रहोगे और कुछ नहीं। ये बात सुनने के बाद जिनयांग उसको कहने लगता है चल बे पहली फुर्सत में निकल और अपना पैर ढाले में खड़ा हुआ सा। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो? तुम तो बस एक सर्वेंट, वो भी यूजलेस सर्वेंट हो, वो भी आयरनवुड लेवल रूटबोन के साथ नहीं। क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुमने उस गोस्ट डार्क मंकीज को गोस्ट डार्क मंकीज को मार लिया और तुम बहुत पावरफुल बन गए का? ये बात सुनने के बाद उसे गुस्सा आ रही होती है योंगली को, और खासकर जिनयांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, लेकिन योंगली कुछ कर नहीं सकता ना। तभी योंगली खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि मैं वैसे भी कुछ दिनों में यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे परेशान करने के लिए यहीं पर आ गए। क्या तुम इसलिए यहाँ पर मुझसे अपना गुस्सा निकालने में लगे हुए हो क्योंकि उस वक्त जब तुम मुझे या फिर मेरे सर्वेंट बनने के लिए आए थे उस वक्त मैंने तुम्हें मना कर दिया था? ये बात जानने के बाद उस बंदे की जल जाती है, इससे पता चलता है कि ऐसी ही बात है। और तभी वो गुस्से के मारे अपनी क्लात उस टेबल पर मार देता है, उस टेबल को उठाकर फेंक देता है और वो टेबल दूर जाकर गिरती है। और बंदा कहने लगता है योंगली से कि जब मैं अपर हॉल में जाऊंगा तब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। दूसरी तरफ हमें जिनयांग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में उससे कहने में लगा हुआ है कि अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं इस बंदे को मैं एक झटके में मार दूं साले को। तभी योंगली उसे रोकता है, उससे कहने लगता है कि ये बंदा बस एक डिस्पेशल मैन है, किसी काम का नहीं, नल्ला आदमी है और कुछ नहीं, कमीना है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये बंदा मुझे जाना पहचाना से क्यों लग रहा है? तभी योंगली उसे बताने लगता है कि ये बंदा वूनिंग हॉल से है। जब मेरी सिस्टर उस अपर हॉल की एग्जाम के टेस्ट के लिए इंचार्ज थी उस वक्त ये मेरे घर के दरवाजे के सामने दिन रात रखा रहता था, और मुझे लगता है कि तुम भी उसी वक्त मिले होगे। ये एक ऐसा चूहा है जो कि अपने प्रॉफिट के लिए और दूसरे बंदों को इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये बात सुनने के बाद जिनयांग उससे कहने लगता है कि आखिरकार जैसा बंदा अपने आप पर इतना कैसे भरोसा कर सकता है? क्या इसे वाकई में लगता है कि ये अपर हॉल में एंट्री ले पाएगा? आखिरकार इसका इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है भाई? तभी योंगली उससे कहने लगता है कि सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यह है कि ये कर सकता है। क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है, इस बार का टेस्ट का जो कंटेंट है उसके बारे में? ये बात सुनने के बाद जिनयांग कहने लगता है कि नहीं मुझे नहीं पता। और तभी 3 दिन पहले की बात बताई जाती है जहाँ पर कहानी शिफ्ट होती है बिंग बिंग पर। बिंग बिंग अपने मास्टर से पूछ रही होती है कि आपके कहने का मतलब क्या है कि जो अपर हॉल का टेस्ट है उस टेस्ट के अनुसार
आप मुझसे कह रहे हो कि मैं स्पिरिचुअल क्यू लॉकिंग फॉर्मेशन है उसे डिस्कस कर दूं। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि हाँ, क्योंकि इस बार का जो टेस्ट है मैं वांजुन केव में खत्म करने वाला हूँ। हमारे पास्ट में पहले जितने भी स्टूडेंट थे उन्हें अपनी स्पिरिचुअल रूट बोन को टेस्ट करना पड़ता था उस वांजुन केव में, और जिनके पास सिल्वरी फ्लावर से ज्यादा बेटर रूट बोन हुआ करती थी, सिर्फ उन्हें ही एडमिशन मिला करता था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं रैंक 1 के लेट स्टेज पर होना बहुत ज्यादा जरूरी था उनके लिए। लेकिन जो पिछले जो ट्रायल हुआ करते थे वो वाकई में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, यहाँ तक कि इसे खत्म करने में 1 महीने से ज्यादा का समय लग जाता था। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये टास्क बहुत ही ज्यादा रिस्की है और इस ट्रायल के दौरान कई सारे स्टूडेंट मारे जाते हैं। और इस बार बाकी के स्टूडेंट जितने भी डिसिबल्स है उन्हें बस अपनी क्यू को रिफाइन करना है। लेकिन इस टेस्ट के दौरान जो बंदा सबसे ज्यादा क्यू को रिफाइन करेगा वो अपर हॉल में प्रमोशन मिल जाएगा उस बंदे को। ये बात सुनने के बाद वो सरप्राइज हो जाती है बिंग बिंग और उससे कहने लगती है, लेकिन जब भी हम वुंजन केव को एक चलाते हैं तो उसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत मात्रा में स्पेशल लिक्विड की जरूरत पड़ती है जो कि एनर्जी की तरह सप्लाई होती है। अगर हम भले ही स्पिरिचुअल क्यू लॉकिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं और स्पिरिचुअल क्यू लीक भी हो जाती है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए जो स्पिरिचुअल लिक्विड की जरूरत पड़ेगी उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। तभी वो ओनर काफी ज्यादा मिस्टर जू काफी ज्यादा खुश होता है और उससे कहने लगता है कि मैंने उस पहले तैयारियां कर रखी हैं। तो मैं वाकई में ऐसा लगता है कि इस फॉर्मेशन की जो कीज है वो मैंने ऐसे ही बांट के रखी थी, बल्कि मैं उन सभी के सभी सेक्ट्स के द्वारा मुझे स्पिरिचुअल लिक्विड भेजा जाएगा और पहुंचने ही वाला होगा रास्ते में। और तो और इस अरेंजमेंट के बारे में हॉल लीडर और मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। और बिंग बिंग भी इसके बात से एग्री हो जाती है। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है। जिनयांग उससे पूछने लगता है, योंगली तुम्हें इसके अरेंजमेंट के बारे में कैसे पता, टेस्ट के बारे में? ये बात सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है योंगली जिनयांग से कि कुछ भी फुल प्रूफ नहीं है। जो इस ट्रिक के बारे में जानते हैं, इस चीज के बारे में जानते हैं, वो बस प्रिटेंड करने में लगे हैं। तभी जिनयांग उससे पूछने लगता है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा भी यहाँ से गया है वो स्पिरिचुअली को रिफाइन करने में बहुत ही ज्यादा जीनियस है क्या? दूसरे शब्दों में कहो तो वो चीट कर सकता है। तभी योंगली उसे बताने लगता है कि ये चीटिंग नहीं है, बल्कि मैं जो मियाओ दोंग है, इस बंदे का नाम मियाओ दोंग है और उसके जो एंसेस्टर थे उसे पहले मास्टर के द्वारा चूज किया गया था क्योंकि उनका जो टैलेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा था। और उसके बाद उन्होंने उस फॉर्मेशन के बारे में सीख लिया और ये जो फॉर्मेशन है वो कई बहुत मात्रा में स्पिरिचुअल क्यू को गैदर कर सकता है, की जगह इकट्ठा कर रख सकता है और उसी की मदद से मार्शल आर्टिस्ट को उनके एसेंस को फास्टर रिफाइन करने में मदद करता है। और इसलिए जो मियाओ दोंग है वो 100% इस टेस्ट को पास कर सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं उसके पास जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो दूसरों को शेयर भी कर सकता है उन्हें पास करवाने के लिए। ये बात सुनने के बाद जिनयांग उससे कहने लगता है कि अब समझ में आया कि आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों था। मुझे लगता है कि कई सारे लोग उसे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे होंगे ताकि कोई सब लोग वो बंदा उसकी मदद करे। तभी पीछे से हमें जी जियांग को आते हुए दिखाया जाता है जो कि उससे कह रही होती है, अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, अब समझ में आया कि मैं तुम्हें कहीं पर क्यों नहीं ढूंढ पा रही थी। और तभी भी योंगली के पास जाता है और उससे कहने लगता है, कहने लगती है कि बिंग बिंग तुम्हें ढूंढने में लगी हुई है। लेकिन गाइस इसने योंगली का नाम गलत ले दिया है, बल्कि मैं जिनयांग को ढूंढ रही थी बिंग बिंग। खैर वो सब छोड़ो। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिनयांग उसके बिंग बिंग के पास पहुंच जाता है और बिंग बिंग मेडिटेशन करने में लगी हुई है और एक बहुत बड़ा थैला लेकर आता है और उससे कह रहा होता है कि बिंग बिंग तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। और तभी बिंग बिंग पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखकर सरप्राइज हो जाती है, जहाँ पर वो उस मूवमेंट के बारे में याद कर रही थी जब हमारा जो जिनयांग है वो दूसरे लोगों की मदद कर रहा था और किस तरीके से उसकी जो मेड होती है बिंग बिंग की वो उसे बता रही होती है कि इसके कपड़े देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बंदा जरूर ही लेबर हॉल से बिलोंग करता होगा हमारे ग्रेन से। इसे देख इस तरीके से काम करते हुए और मदद करते हुए जब देखती है बिंग बिंग तो कहने लगती है कि ये बंदा बस एक हैंडीमैन है लेकिन फिर भी ये दूसरों की मदद करने में लगा हुआ है। इस तरीके के जो बंदे हैं वो वाकई में बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। तभी उसकी मेड उससे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनने वाला है। ये बात सुनने के बाद बिंग बिंग सरप्राइज हो जाती है और भरोसा नहीं होता उस बात पर इसे। तभी उसकी मेड हंसती है और उससे कहने लगती है, क्या तुमने हमसे नहीं कहा था कि जो अच्छे लोग होते हैं उनका रिवॉर्ड उन्हें जरूर मिलता है। ये बात सुनने के बाद जो बिंग बिंग है वो हंसने लगती है और कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर वो फिर से हंसने लगती है और कह रही होती है कि अब मुझे समझ में आया, इस बात में सेंस तो बनता है और हमारे जिनयांग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये क्यों हंस रही है भाई। तभी बिंग बिंग पीछे मुड़ती है और जिनयांग से कहने लगती है कि मुझे पुरानी बात याद आ गई थी इसलिए मुझे हंसी आ गई थी। खैर वो सब छोड़ो, तुम्हें मुबारकबाद हो कि तुमने अपर हॉल को ज्वाइन कर लिया है जिनयांग घबराते हुए सरप्राइज होते उससे कहने लगता है कि तुम्हें सच बताऊं तो मैंने भी इसके बारे में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी बिंग बिंग उससे कहने लगती है कि जहाँ पर जितने भी डिसिबल्स हैं वो डेस्परेटली अपर हॉल को ज्वाइन करना चाहते हैं। तुम्हें वाकई में नहीं पता कि आखिरकार तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। बहुत दूर यहाँ पर एक टाउन है, उसी टाउन के पास हमारी एक ब्रांच है और हमारा हर एक अपर हॉल का जो भी स्टूडेंट है वो हर एक ब्रांच का एक लीडर है इस माउंटेन के नीचे। और तो और हमारे अपर हॉल में इतने ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, वह इसलिए क्योंकि जो टेस्ट है वो वाकई में बहुत ज्यादा हार्ड है। और सच बताएं तो हमारे पास बहुत ही मात्रा में सबऑर्डिनेट मौजूद हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं डिसिपल को छोड़ के यहाँ पर काउंटलेस लोग हैं जो कि हमसे कनेक्टेड है और हमारी जो ब्रांच है वो उनकी जरूरत और उनकी लड़ाइयों को सॉल्व करती है और तुम उस ग्रुप के लीडर हो।
और अगर तुम उन लोगों से वाकई में खुश नहीं हो तो तुम छोटी मोटी गैंग को एक रात के अंदर अंदर पूरा सफाया कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद जिनयांग सरप्राइज होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि जो जुए बिंग बिंग है वो इतनी ज्यादा डरावनी होगी। तभी बिंग बिंग उससे कहने लगती है कि खैर वो सब छोड़ो, यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसे तुम्हें सीखने की काफी जरूरत है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा कि जल्दी यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है अपर हॉल के लिए। ये बात सुनने के बाद जिनयांग कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी बिंग बिंग उससे बताती है, उससे कहने लगती है नहीं, लेकिन अब जरूर है तुम्हारा लेना देना, क्योंकि मास्टर ने अरेंज किया है इसको और मास्टर ने ऑर्डर दिया है कि तुम और मैं इस टेस्ट के इंचार्ज रहेंगे। ये बात सुनने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि वाकई में मैं इंचार्ज रहूंगा। और तभी वहां से जाते हुए अपने आप से कह रहा होता कि मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं इस तरीके से दूसरों की मदद करूंगा और दूसरों का टेस्ट लूंगा। और तभी अचानक से हमें किसी को दिखाया जाता है, कोई उसका कपड़ा आकर पकड़ लेती है, वो पीछे मुड़कर देखता है, सरप्राइज हो जाता है और हमें पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि में जी जियांग होती है, जो कि उससे कह रही होती है कि मिस्टर क्वीन क्या आप ठीक हैं? बिंग बिंग ने आपको बुलाया था, क्या कुछ हुआ वहाँ पर? आपकी शक्ल देखकर लगता है कि आप खुश नहीं हो। तभी जी जियांग उससे कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी चीज होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार जो चीज है ना, और वो इतना बताने ही वाला होता है तभी एक बंदा वहाँ पर आता है और ये और कोई नहीं बल्कि में वही मियाओ डोंगजिए वाला बंदा है, जो भी नाम उसका मियाओ कहेंगे इसे। और वो जिनयांग से कहने लगता है कि तुम तो वही मंकी किलर हो ना, और तुम यहाँ पर अपनी लवर से मिलने के लिए आए हुए हो, फेंग यूली की जगह से निकलकर सीधे डायरेक्टली। ये बात सुनने के बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है, जो भी होती है, उसके ऊपर जो चढ़ रही होती है जबरदस्ती, वो उससे कहने लगती है कि मिस्टर मियाओ आपको इस तरीके से दूसरों को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। और तभी मियाओ हंसने लगता है और उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे इस तरीके से जिनयांग की डेटिंग को खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर तुम दूसरों के साथ शेयर करोगे चीजों को तो जो मजा है ना उसका वो काफी गुना बढ़ जाता है। जिनयांग कैसा लगेगा कि तुम हमें भी अपने साथ ले चलो। ये बात सुनने के बाद जो जी जियांग होती है वो काफी तो गुस्सा हो जाती है। तभी जिनयांग कहने लगता है कि वो बस कितनी ज्यादा बेवकूफ है और कुछ नहीं। और इस तरीके से जब कह रहा होता है तो उसके जो चमचे होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम अपना मुंह संभाल के बोल बे चमचे। तभी जिनयांग कहने लगता है कि मैं तुम पर इसलिए हंसने में लगा हुआ हूँ क्योंकि तुम बेवकूफ ने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। ये बात सुनने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है ये कहकर पूछने लगता है और कहता है किससे? तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि मुझसे तुमने पंगा ले लिया है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। ये बात सुनने के बाद वह सभी के सभी हंसने लगते हैं और खासकर मियाओ उससे कहने लगता है कि जिनयांग शायद तुम्हें इस अपर हॉल के जो टेस्ट होने वाला है उसके कंटेंट के बारे में नहीं पता। क्या तुम्हें पता है कि ये सभी के सभी लोग मेरे साथ क्यों हैं? क्योंकि मैं जल्द ही अपर हॉल का प्रिंसिपल बनने वाला हूँ, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इन सभी लोगों को भी मैं स्टूडेंट बना सकता हूँ अपर हॉल का। और जब मैं अपर हॉल का स्टूडेंट बन जाऊंगा तो तुम और तुम्हारी लवर यहीं पर हमेशा के लिए रहेंगे, और अगर तुमने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की तो तुम्हें तो पता ही होगा कि क्या अंजाम होगा तुम्हारा। और इस तरीके से उसका मजाक उड़ाते वहां से जाते हुए कह रहे होते हैं। तभी दूसरा बंदा उससे कहता है कि मिस्टर मियां क्या आप इस बंदे को ऐसे ही छोड़ रहे हो? तभी मियां उससे क्या लगता है कि इतनी जल्दबाजी भी क्या है, हमें अपने समय का भरपूर आनंद लेना चाहिए और उस समय का इंतजार करना चाहिए जब हम अपर हॉल में पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ जी जियांग उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है तो वो जिनयांग की तरफ देखते हुए उसे बुला रही होती है, लेकिन जब वो देखती है कि जिनयांग को घंटा फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पर जिनयांग कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इनमें से किसी को भी अपर हॉल में नहीं जाने दूंगा। और तभी नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर मियाओ बैठा हुआ था एक टेबल पर और कोई उसके कंधे पर आकर हाथ रखता है, और वो और कोई नहीं बल्कि मैं अजीब से दिखने वाला बंदा था। वो उससे कहने लगता है कि जैसा कि हम लोग हमेशा डील करते हैं, तुम्हें पीछे दिखने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट मैसेज तुम्हें दे दूंगा। पहला ये है कि जो मिस्टर जू है उन्होंने किसी खास बंदे को एक बंदे को अपर हॉल में प्रमोट कर लिया है एक्सेप्शनली। ये बात जानने के बाद मियां उससे कहने लगता है कि छी कितना ज्यादा किस्मत वाला बंदा है, मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार क्या ट्रिक का इस्तेमाल किया था इस बंदे ने, और आखिरकार दूसरी न्यूज के बारे में क्या। ये बात सुनने के बाद वो बंदा कुछ नहीं कहता ब्लैक कपड़े वाला, और मियां उससे कहने लगता है सीरियसली मैंने तुम्हें ऑलरेडी 3000 टेल्स दी थी सिल्वर की लास्ट टाइम, और वो सब सिर्फ एक मैसेज के लिए, फर्स्ट मैसेज के लिए। वो बंदा उससे कहता है और कहता है कि जो अगला मैसेज देने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तभी मियां उससे कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हें 3000 सिल्वर टेल्स और दूंगा कल। और तभी बंदा उससे कहने लगता है कि सेकंड मैसेज ये है कि जो जुए बिंग बिंग है और जो नया स्टूडेंट है प्रमोट किया गया है मिस्टर जू के द्वारा, वो हमारे नए टेस्ट मतलब अपर हॉल के जो टेस्ट होने वाला है उसके इंचार्ज रहने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद मियां उससे कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी कि जुए बिंग बिंग है वो इसका चार्ज लेगी और वो दूसरों की बातों में नहीं आने वाली, वो पूरी तरीके से इम्पार्शियल और रिजोल्यूट है, मैं उसे खरीद भी नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो नया बंदा एडमिट हुआ है ना अपर हॉल में उसकी मदद लेनी होगी। और वो पूछने लगता है कि बंदा कौन है, तो वो बंदा बताने लगता है कि मुझे ये मेरी औकात से बाहर है, मैं बस यहाँ पर मैसेज सेंड करने के लिए आया हूँ। तभी मियां उससे कहने लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो उस बंदे से कांटेक्ट करने के लिए। तभी वो कहने लगता है कि ये थोड़ा रिस्की है। वो तभी मियां कहता है मैं पे कर सकता हूँ। और इसी तरीके से सिचुएशन बदलती है जहाँ पर 5000 टेल्स देखते हैं सिल्वर की और सभी लोग मिलकर कलेक्ट करने लगते हैं, जहाँ पर वो मांग रहा होता है मियां उन सभी से। और इतना ज्यादा पैसा कलेक्ट करने के देखते हैं तो वो कहने लगता है कि मिस्टर मियाओ लास्ट टाइम आपने हमसे 3000 लिए तो इस बार 5000 हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है,
इतना ज्यादा पैसा कलेक्ट करना। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि हम लोग सिर्फ रैंक 2 के रिसीवर्स हैं और पैसे हमें काफी ज्यादा चीजों के लिए जरूरत पड़ती है उनकी, मुझे इस बात का डर है कि हम इतना कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और तभी वो लड़की मिस्टर म्याओ पर चढ़ बैठती है और उससे कहने लगती है चढ़ते हुए, क्या आप हमें इस बार डिस्काउंट दे सकते हो? लेकिन जो म्याओ होता है वो उस लड़की के बाल पकड़कर उसी टेबल पर उसका मुंह जोर से मार देता है। भाई साहब क्या बर्बादी है। ये बात सुनने के बाद म्याओ की सटक जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारे सेक के लिए तुम आखिरकार अपने आप को समझती क्या हो? तुमने मेरे साथ कुछ रात सो लिए हो, सो लिए तुम मेरे साथ कुछ रातों को तो समझ रही हो तुम क्वीन बन गई हो क्या? मैं तुम्हारी जैसी कई सारी लड़कियों को ढूंढ सकता हूँ और वो भी फ्री में। और तो और मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता था कि जो पैसा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं है, बल्कि मैं जो न्यू डिसिबल प्रमोट हुआ है अपर हॉल में उसके लिए, जब वो हम सभी को साथ में मिलकर की परमिशन दे देगा वो बंदा, और तभी मैं तुम्हारे साथ अपनी स्पिरिचुअल की को शेयर कर पाऊँ जो कि उस फॉर्मेशन के द्वारा इकट्ठी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि बाकी के जो स्टूडेंट है वो मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, वो खुशी खुशी मेरे पास आ जाएंगे। और तभी उस लड़की को उठाता है उसके बाल पकड़कर, उससे कहने लगता है क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई? और तभी वो लड़की हंसते हंसते उससे कहने लगती है कि हाँ मुझे समझ में आ गई है। इतनी बेइज्जती खाने के बाद भी कोई भाई साहब इसके अंदर कोई सम्मान है ही नहीं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जिनयांग को, जो कि काफी तो खुश हो रहा होता है और कहने लगता है कि मैंने आखिरकार एक और फायर लाइन टेक्निक का पार्ट सीख लिया है आज। अगर मैं 6 बार और आ जाऊं यहाँ पर तो मैं पूरा का पूरा पार्ट को सीख जाऊंगा। और तभी किसी को दिखाया जाता है कोई उसकी पीठ पर वेपन रख देता है और कहने लगता है कि पीछे मुड़कर मत देखना। और वो वही गुंडा होता है जो कि उससे कह रहा होता है कि हम लोग एक डील बनाते हैं, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम मना मत करना, क्योंकि ये जो डील है वो हम दोनों के लिए ही अच्छी है। ये बात जानने के बाद जिनयांग उससे पूछने लगता है कि आखिरकार ऐसा क्या बात है कि तुमने मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो इस डील के लिए? क्या हॉलैंड ग्रेंज के स्टूडेंट हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो मिस्टर जू है वो इस चीज से बिल्कुल नफरत करते हैं जहाँ पर स्टूडेंट एक दूसरे से प्राइवेटली फाइट करते हैं? तभी बंदा ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि अपना मुंह बंद रखो। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि कोई बंदा तुम्हें बैम्बू फॉरेस्ट में मिलना चाहता है, वो भी आज रात को, बीच रात में, और अगर तुम वहाँ जाती हो तो तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा, और अगर तुमने मना किया तो मुझे माफ कर देना, मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा तुम पर अटैक करने के अलावा। लेकिन तभी वो देखता है कि जिनयांग तो वहाँ से गायब हो जाता है, उसके पीछे आ जाता है फटाक से और उस पर अटैक कर देता है जिनयांग। लेकिन वो बंदा किस तरीके से डॉज कर लेता है, लेकिन जिनयांग एक और पंच मारता है उसके पेट में जोरदार, जिसके कारण उसकी हालत खराब हो जाती है। और मन में सोचते हुए बंदा कहने लगता है कि इसका पंच ये तो कम से कम रैंक 3 पर होगा। इससे ये साबित हो चुका है कि ये कोई एक्सेप्शनल प्रमोशन नहीं है, बल्कि मैं इसकी पावर देखकर इसे प्रमोशन मिला है। और वो बंदा दूर जाकर गिरने लगता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं तो वाकई में इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया है इस बंदे को। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से भागना चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। और जब उसे वहाँ से भागते हुए देखता है तो जिनयांग कहने लगता है कि तुम इस तरीके से मत भागो यार, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ डील करोगे। तभी बंदा भागते हुए उससे कहने लगता है कि मेरी किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी थी कि मैंने लाइटनेस स्किल को मास्टर कर रखा है, ये मुझे पकड़ नहीं पाएगा, ये तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। और तभी अचानक से वो किसी चीज को सरप्राइज हो जाता है किसी चीज को देख के, और देखता है कि जिनयांग उसके सामने आ जाता है और कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम इतनी जल्दी मेरे आगे कैसे आ गए? तभी जिनयांग आप उसके पास पड़ता है, उससे कहने लगता है कि मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो कि मुझे धमकाते हैं। अगर तुमने फ्रेंडली तौर पर मुझसे पूछा होता तो शायद हमने डील कर ली होती, तो आखिरकार तुम्हें इस तरीके के डैगर इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? और बंदा डरते हुए उससे कहने लगता है कि तुम मेरे नजदीक मत आना, और चिल्लाने की आवाज आने लगती है किसी की। और पता चलता है यहाँ पर जिनयांग उससे पूछने लगता है तुम कह रहे हो कि यहाँ पर तुम्हें किसी ने भेजा है मैसेज भेजने के लिए मेरे पास, तो आखिरकार तुमने मुझे धमकाया क्यों फिर? तभी बंदा कहने लगता है कि ये मेरा आइडिया नहीं था, जो बंदा तुमसे मिलना चाहता था उसने ही मुझसे करने के लिए कहा था ऐसा। और उस मूवमेंट के बारे में बताया जाता है जहाँ पर मिस्टर म्याओ ने उससे कहा था कि तुम्हारे लिए बेटर होगा तो उस बंदे को तुम अपनी स्ट्रेंथ पहले दिखा देना और उसके बाद तुम उससे बात करना, उसके बाद तुम उस बंदे को आसानी से संभाल पाओगे। ये बात सुनने के बाद उस बच्चे को बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आती और उससे पूछने लगता है कि तुम उसकी मदद क्यों मांगना चाहते हो? और तभी म्याओ हंसते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो ये बात बताई होगी कि अगर तुम किसी की मदद मांग रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम उन्हें सिर्फ बेनिफिट्स मत दो, और बल्कि वो तुम अपनी उन्हें पावर भी दिखाओ, और इसी तरीके से वो हमारी मदद करेगा असली में। ये बात सुनने के बाद जिनयांग कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया, इस बात में सेंस तो बनता है, लेकिन तुम्हारी किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा खराब थी, ये चीज मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती है। अगर तुम मुझसे अच्छे तरीके से बात करते तो शायद मैं तुमसे डील कर लेता, और अगर कोई बंदा मुझसे फोर्स करेगा ना तो वो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। और उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता कि मुझे एक्सेप्शनली प्रमोट कर दिया गया है? और तभी बंदा कहने लगता है कि मैं मेन हॉल का गार्ड हूँ, किसी समय पर मैं मिस्टर जू से बात कर रहे होते हैं तो मैं उनकी बातों को सुन लेता हूँ, और जब भी कोई ऑर्डर इशू करते हैं तो मुझे पता चल जाता है उसके बारे में। तभी जिनयांग उससे पूछने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ कि कौन मुझसे मिलना चाहता है? तभी बंदा बताने लगता है कि म्याओ दोंगे वुनिंग हॉल से। ये बात सुनने के बाद वो सरप्राइज होता है और उससे क्या लगता है कि ये बंदा फिर से, दुनिया कितनी छोटी है यार। और तभी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर म्याओ इंतजार कर रहा है किसी का, और तभी जिनयांग अपना मुंह ढककर उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि तुमने काफी समय तक इंतजार कर लिया है, तुम तो वाकई में क्विट पेशेंट हो, मतलब इंतजार कर सकते हो। तभी वो बंदा देखकर डर जाता है और उससे कहने लगता है कि मैंने तो इसको अपने पास आते हुए नोटिस भी नहीं किया, ये बंदा वाकई में पावरफुल है। तो और पूछता है आखिरकार तुम 2 घंटे लेट क्यों हो? तभी जिनयांग उससे कहने लगता है तो आखिरकार तुमने उस बंदे से मुझसे इस तरीके से बात करने के लिए क्यों कहा? ये बात सुनने के बाद वो घबरा जाता है और जिनयांग कहने लगता है कि मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो कि मुझे धमकाते हैं,
और अगर तुम मुझसे डील करना चाहते हो तो बेटर है कि तुम सिंसियरिटी दिखाओ मुझे अपनी, और फालतू की ट्रिक्स मेरे खिलाफ तो बिल्कुल भी आजमाना मत। और तभी वो माफी मांगने लगता है उससे। तभी जिनयांग उससे पूछता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे बताओ। तभी सिस्टम कहने लगता है कि अगर दूसरे के पास इतना पैसा है कि वो दूसरों को बांट सकता है या फिर इतना पैसा खर्च कर सकता है तो उसकी मदद करो उसका पैसा खर्च करने में। तभी मिस्टर मियाओ उससे कहने लगता है कि सर आप तो वाकई में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मैं तो बस इससे चाहता हूँ कि जब मैं वान जुइन गेम में प्रैक्टिस करने के लिए जाऊं या फिर टेस्ट देने के लिए जाऊं तो मैं चाहता हूं कि मेरे जो साथी मेंबर्स हैं वो एक साथ मिलकर बैठे। ये बात सुनने के बाद जिनयांग उससे कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत आसान था मेरे लिए। और तभी जो मियाओ होता है वो कुछ पैसे देता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता था कि आपका क्या कहने का मतलब है, और ये रही 3000 सिल्वर टेल्स, आप इनको ले सकते हो। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि ये चीज पहले काम मतलब काफी थी पहले, लेकिन तुम्हें ये शायद तो पता लगना चाहिए कि अगर कोई मुझे धमका दे तो मुझे सांस लेने में दिक्कत आती है। अगर मैं 8000 सिल्वर टेल्स होल्ड करता हूँ तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। ये बात सुनने के बाद उसे भरोसा नहीं होता मियाओ को और कहने लगता है कि 8000 सिल्वर टेल्स तो बहुत ज्यादा है। ये बात सुनने के बाद वो जाने लगता है वहाँ से और कहने लगता है कि हमारी बात यहीं खत्म होती है। तभी मियाओ उसे रोकता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें 8000 सिल्वर टेल्स देने के लिए तैयार हूँ। और जिनयांग पीछे मुड़कर एग्री हो जाता है उसकी बात से, और सिस्टम उसे इसके बदले में 800 पोटेंशियल पॉइंट दे देता है। और तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी लोग वहाँ पर खड़े हुए होते हैं, जहाँ पर डू योंगली से पूछ रहा होता है क्या तुमने जिनयान को देखा। तभी योंगली कहता है नहीं मैंने तो नहीं देखा। तभी डू योंग उससे कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज ये अपने घर को छोड़कर पहले चला गया था, अगर यार कहाँ गया ये बंदा। और तभी वहाँ पर मेयर डोंगी वहाँ पर रोल में आ रहा होता है और सभी लोग बस उसी की तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं इसके पास यूनिक टेक्निक है जिससे कि वो स्पिरिचुअल की को एक जगह पे गैदर कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये टेस्ट को डेफिनेटली पास करेगा। ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा किस्मत वाला है, जो भी इसे फॉलो कर रहा होगा वो पक्का अपर हॉल में चला जाएगा। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि इनकी जो शकल है वो इतनी उतरी हुई है। और तभी पीछे से लड़की बोलने लगती है कि हमने पैसा कलेक्ट करने के लिए मिस्टर मियाओ अपने घर तक को बेच दिया है, बल्कि मैं लोन भी ले लिया है। ये बात सुनने के बाद मियाओ उससे क्या लगता है कि तुम्हें अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम अभी क्विट कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारा पैसा वापस नहीं करने वाला। लेकिन अगर तुम अपर हॉल में चली जाती हो तो तुम जितना चाहे उतना कमा सकती हो। ये बात सुनने के बाद वो सभी के सभी एग्री हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मियाओ की नजर डू योंग पे जाती है और योंगली पे जाती है। और तभी योंगली को बुलाता है, उससे क्या लगता है कि योंगली तुम्हारे पास तो इस टेस्ट को पास करने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो तुम अपने आप को इतना ज्यादा शर्मिंदा क्यों करना चाहते हो। तुम्हारे लिए ये बेटर रहेगा कि तुम वापस घर पर चले जाओ और जाकर क्विंग यान की तरह ही सो जाओ। ये बात सुनने के बाद योंगली को गुस्सा आने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा मीन हो। और तभी वहाँ पर कोई कहने लगता है कोई बाहर निकल रहा है, कोई बाहर निकल रहा है। और तभी एक बंदा अनाउंस करने लगता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ पर सिर्फ इतने ही लोग जो कि पार्टिसिपेट करने वाले हैं टेस्ट में, क्योंकि जो टेस्ट है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है। एक बार तुम बुंजुन गेम में चले जाओ तो हम तुम्हारी रूट बोन्स को चेक करेंगे सबसे पहले। जिसके पास सिल्वर फ्लोवरी के मिड लेवल से ज्यादा पावरफुल रूट बोन होगी वह यहाँ पर रुकेगा और बाकी सब वापस लौट लेंगे। और उसके बाद जो बिंग बिंग है वो स्पिरिचुअल स्टोन की सील को हटा देगी। फिर उसके बाद तुम स्पिरिचुअल क्यू को रिफाइन कर सकते हो 2 घंटों के लिए। और तभी उन्हें पत्तियां दे दी जाती हैं और बताने लगता है कि ये एक विथरेड बेल लीफ है और तुम सभी को एक एक बांट दी गई है। और जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल क्यू को तुम रिफाइन करोगे उतनी ही ज्यादा ये खराब होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। और इस बार हम सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों को ही रिक्रूट करने वाले हैं और उनमें से जो 6 लोग सबसे पहले इसको पूरी पूरी लीफ को चेंज कर देगा वो अपर हॉल में एंट्रेंस उसे मिल जाएगी। तभी मियाओ उससे पूछने लगता है कि अगर क्या होगा अगर 7 लोग इस लीफ को चेंज कर दे तो। ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि तुमको ज्यादा ही सोचने में लगी हुई है, क्योंकि जो रैंक 2 के डिसिपल्स हैं सभी की जो स्ट्रेंथ है वो अनइवन है, बराबर नहीं है, तो कोई भी ये नहीं कर पाएगा। बल्कि में जो रैंक 3 के डिसिपल्स हैं वो भी इसे पूरी तरीके से 2 घंटे के अंदर अंदर चेंज नहीं कर सकते। तुम्हारी तो बात ही अलग है। ये बात सुनने के बाद वो खुश हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, लगता है कि हम लोग इस बार अपर हॉल में एंट्री ले लेंगे। दूसरी तरफ डू योंग अपने आप से कह रहा होता है कि जिनयांग तुम कहाँ पर हो, तुम आखिरकार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट कैसे छोड़ सकते हो। और तभी वो अनाउंस कर देता है कि समय आ चुका है, तुम सभी के सभी लोग वान जून के में एंटर लेने के लिए तैयार हो जाओ। बिंग बिंग प्लीज यहाँ का जो सीटिंग चार्ज है वो अनाउंस कर दो, सीटिंग चार्ट। और तभी बिंग बिंग जिनयांग से कहने लगती है वो सब करने के लिए और जिनयांग वहाँ पर जाने लगता है और बिंग बिंग मेडिटेशन करने में लगी हुई है अपना। और तभी जिनयांग बाहर आता है, इसको देखने के बाद दोनों के मुंह फटे फटे रह जाते हैं शौक के मारे, और खासकर इस मिस्टर मियाओ का। और कह रहा होता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, जहाँ पर जिनयांग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहने लगता है कि मैं जिनयांग हूँ अपर हॉल से और मैं डेप्यूटी मैनेजर हूँ इस टेस्ट का इस बार। और तभी जिनयांग की नजर उन सभी पर जाती है, जहाँ पर डू योंग अपने आप को मारते हुए ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि मैं क्या सपना तो नहीं देख रहा। तभी योंगली उसे रोकता है, उससे कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। और तब जिनयांग इसको इस तरीके से हरकत करते हुए देखता है तो वो मन में सोचता हुए कहने लगता है कि इसे वाकई में लगता है कि मैं इसके साथ मजाक कर रहा था पहले जब मैं इसे बता रहा था। दूसरी तरफ जब ये बात मियाओ को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और मन में सोचते हुए कह रहा है तो जो नया प्रमोटेड डिसिपल है वो और कोई नहीं बल्कि मैं जिनयांग है, इस बंदे ने मुझे ट्रिक कर दिया। दूसरी तरफ पीछे से लड़की आती है और कान में फूंकते हुए उससे कहने लगती है कि इस बार तो मिस्टर मियाओ ये क्वीन जिनयांग निकला, मैं तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि ये बंदा एग्जामिनर बन जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए और हमारी सिटिंग के बारे में क्या।
ये बात सुनने के बाद उस बंदे को गुस्सा आ जाती है मियाँ को, चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि तुम अपना मुंह बंद कर बे, इसने ऑलरेडी हमारा पैसा हमसे ले लिया है, तो मुझे लगता है कि हम और कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उसके पास कोई चारा नहीं है हमारे बातों को एग्री करने के अलावा, और अगर इसने नहीं किया तो मैं दूसरे लोगों को बता दूंगा कि इसने हमसे पैसे लिए, हम दोनों मिलकर पनिश होंगे फिर तो। और तभी वो अनाउंस कर देता है सिटिंग चार्ज को और कहने लगता है जो लोग अपना नाम सुनेंगे वो एक एक करके वांजवान केव में एंट्री करते जाएंगे और उसी ऑर्डर के अनुसार अपनी सीट पर बैठते जाएंगे। और तभी वांजनो केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सभी के सभी स्टूडेंट वहां पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ जो मिस्टर मिया होता है वो मन में सोचता है, क्या लगता है कि जो जिनी यांग है उसने मेरे पैसे लेने के बाद मुझे बिल्कुल सही सेटिंग में बिठा दिया है। मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा होगा कुछ। यहाँ सबसे ज्यादा रिचेस्ट स्पिरिचुअल क्यूब मौजूद है और मेरे सारे के सभी साथियों को भी इसने मेरे साथ बिठा दिया आसपास, लेकिन उसने मेरे ही साथियों को नहीं बल्कि मैं इनको क्यों बिठा दिया है मेरे पास। आखिरकार जो क्वीन जिनियांग है जैसा मैंने उससे कहा था उसने वैसा ही किया है पैसे लेने के बाद, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये भी अभी भी एक ट्रैप है। तभी डू योंग मन में सोचते हुए कहने लगता है और कह रखता है जो योंगली होता है वो इस चीज को देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार जिनियांग ने हमें यहाँ की बिठाला है, क्योंकि अगर जो मिस्टर म्याओ है वो अपनी स्पिरिचुअल क्यू गैदरिंग का जो फॉर्मेशन उसका इस्तेमाल करेगा और अपने सभी के सभी 5 दोस्तों को स्पिरिचुअल क्यू सेंड करेगा, तो उससे पहले उसे हमें सेंड करनी पड़ेगी उस एनर्जी को और इससे हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। और डू योंग कहने लगता है मन में सोचते हुए, इससे तो भाई जिनियांग तो काफी चालाक निकला। एक बार ये टेस्ट खत्म हो जाए तो मैं उससे जरूर पूछूंगा आखिरकार ये अपर हॉल में कब एंट्री रिलीज बंदे ना, इसने पहले कभी भी मेंशन नहीं किया था, ना ही मुझे बताया इसके बारे में। दूसरी तरफ मियाओ की हालत खराब हो रही होती है जो कि कह रहा होता है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ टोटल 5 सीटें हैं, 6 सीटें मतलब 6 टोटल, लेकिन अगर 2 सीट ये लोग ले लेंगे तो जो मेरे स्टूडेंट है 2 लोग, मेरे जो दोस्त हैं 2 लोग, उन्हें एंट्री नहीं मिल पाएगी। शिट, इस जिनियांग ने तो वाकई में मेरा फायदा उठा लिया है। दूसरी तरफ जिनियांग बिंगबिंग की तरफ जाता है और उससे क्या लगता है कि हम लोग अब इस रूट बोन के टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। बिंगबिंग तुम अपने इस प्रेशर को रिलीज कर सकती हो। और तभी बिंगबिंग अपने प्रेशर को रिलीज करना चालू कर देती है और ये इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लीक होने लगती है। और जब वो प्रेशर रिलीज करती है तो सभी लोगों को काफी ज्यादा प्रेशर महसूस होने लगता है और सभी की पसीने छूट जाते हैं और कठिनाई होने लगती है उन्हें सांस लेने में। यहाँ पर कुछ लोग तो बिल्कुल भी हिल भी नहीं पा रहे होते अपनी जगह से और हमें पता चलता है कि ये तो सिल्वरी फ्लावर के लो लेवल तक की इसकी रूट बोन पहुंच चुकी है। लगता है कि मैं कभी भी अपर हॉल में नहीं पहुंच पाऊंगा और उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी वो दूसरी तरफ देखता है और वो देखता है कि किस तरीके से डू योंग ने वो ऑलरेडी सिल्वरी फ्लावर के टॉप रैंकर पहुंच चुका है और जल्दी वो गोल्डन ब्रांच लेवल पर पहुंच जाएगा। और तभी जिनियांग मन में सोचते हुए डू योंग को देखकर कहने लगता है कि अच्छा, तो डू योंग ने मुझसे कहा था वो बात सच थी कि इसे एक मॉन्क उठाकर ले गया था और इसकी जो रूट बोन है उसे इम्प्रूव कर दिया है। मैं वाकई में बहुत जेलस हूँ क्योंकि इस डू योंग के पास वाकई में बहुत ज्यादा किस्मत वाले और अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन मेरे पास नहीं। दूसरी तरफ तभी टेस्ट की जो लिमिट होती है वो खत्म हो जाती है और अनाउंस कर देता है कि जिन लोगों की भी जो स्पिरिचुअल बोन है सिल्वरी फ्लावर के लो लेवल पर है वो यहाँ से जा सकते हैं। और बिंगबिंग से कहने लगता है कि तुम अब उस सील को रिलीज कर सकती हो। दूसरी तरफ मियाओ काफी तक घबराते हुए कह रहा होता है मन में सोचते हुए, खैर भूल जाओ, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे बस इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा। मैं अपना सबसे ज्यादा बेस्ट दूंगा ताकि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं इस स्पेशल क्यू को, क्योंकि जो स्पिरिचुअल क्यू है जो कि मैं अपने दोस्तों को देना चाहता हूँ वो डिपेंड करता है मेरी खुद की एबिलिटी पर और कितना ज्यादा वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो उनकी डिपेंड करता है उनकी एबिलिटी पर। कम से कम मैंने अपना वादा तो नहीं तोड़ा, क्योंकि अगर इन लोगों ने एक्सपोज कर दिया कि मैंने चुपके चुपके से क्या किया था तो ये काफी ज्यादा परेशानी वाली बात हो जाएगी। और जब वो सोच ही रहा होता है तभी जो जिनियांग होता है उसके पीछे अगर बैठ जाता है, इसे देखकर वो सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जिनियांग उससे कहने लगता है कि तुम तो जानती हो ये पूरी की पूरी जगह स्पिरिचुअल क्यू से भरी हुई है, तो आखिरकार में मुंजियन केव में मुझे आकर प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ यहाँ पर कल्टीवेट करना, और मैंने इसके लिए पे किया है। जिस बात को सुनने के बाद योंगली डू योंग हंसने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जिनियांग तुमने अच्छा काम किया। और बिंगबिंग जब इसको देखती है तो मन में सोचते हुए कहने लगती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि ये बंदा यहाँ पर प्रिटेंड करने में लगा हुआ है स्टिंगी बनने का, यानी कंजूस या फिर गरीब बनने का। कभी कभी ये अच्छा हो सकता है कि सभी के सभी स्टूडेंट को डार्क पॉइंट में न ला सके, लेकिन सेम टाइम पर वो छोटी मोटी चीजों के जो गेम्स मिलते हैं वो कभी भी उन्हें मिस नहीं करता। और तभी बिंगबिंग अनाउंस कर देती है और उससे कहने लगती है कि 2 घंटे का जो काउंटडाउन है वो अभी स्टार्ट होता है और उस फॉर्मेशन को रिलीज कर देती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा एनर्जी वहां से निकलने लगती है। इसको देखने के बाद सभी के सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल क्यू। और जो मिया होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है इसको जानने के बाद और अपनी फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है वो भी, और स्पिरिचुअल क्यू गॉड गैदरिंग फॉर्मेशन चालू हो चुकी है और सारी की सारी एनर्जी उसकी तरफ जाने लगी एकदम से, और उस एनर्जी को वो सभी के सभी स्टूडेंट में बांटना चालू कर देता है, जिसको देखकर मिया सरप्राइज होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जिनियांग यहाँ पर बैठा हुआ है बिना मेरी फॉर्मेशन से स्पिरिचुअल क्यू को एब्जॉर्ब करे हुए। अगर ये किस तरीके की ट्रिक खेल रहा है, तभी उसका जो लॉकेट है यानी कि वो जो जेड था ना वो चमकना चालू हो जाता है, जिसको देखकर जिनियन काफी सरप्राइज होता है और काफी तो खुश भी, और कहने लगता है मन में सोचते हो जैसा कि मैंने सोचा था, इस मिस्टर मियाओ के द्वारा जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह पर इकट्ठी की जा रही है वो बस इस स्पिरिचुअल स्वाइरल है और इसको स्पिरिचुअल ग्रीन जेड के द्वारा एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है। और सिस्टम नोटिफिकेशन देते हैं उससे कहने लगता है कि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल क्यू सोर्स वायरल डिटेक्ट हुआ है, क्या तुम एसेंस कलेक्टिंग टूल को एक्टिवेट करना चाहोगे, चार्ज करना चाहोगे।
पॉइंट के बदले में। दूसरी तरफ मन में सोचते हुए कहने लगता है सिचुएशन को देखकर, नहीं मैं अभी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं कुछ समय देना चाहता हूँ ताकि डू योंग और योंगली जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, और एक बार ये फिनिश कर ले तो मैं सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूंगा। और तभी वो सभी को शेयर करना चालू कर देते हैं अपनी एनर्जी को, और इसी के साथ 1 घंटा निकल जाता है। और जिनयांग मन में सोचते हुए कहने लगता है कि डेप्यूटी एग्जामिनर होने के नाते अब समय आ चुका है कि उनकी जो स्पिरिचुअल की रिफाइनिंग प्रोग्रेस है वो मैं देखूं। यहाँ पर सबसे ज्यादा फास्टेड है वो और कोई नहीं बल्कि मैं मिस्टर मियाओ है, क्योंकि इसके पास स्पिरिचुअल गैदरिंग फॉर्मेशन मौजूद है। और बात करें डू यूजन के बारे में तो उसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल रूट बोन है, और स्पिरिचुअल गैदरिंग फॉर्मेशन की मदद से ये सेकंड फास्टेस्ट है और मिस्टर म्याओ से बहुत थोड़ा ही दूर। इस बात से सहज तो बनता है क्योंकि आखिरकार ये मिस्टर जू के स्टूडेंट जो है, क्योंकि ये जो योंगली है वो रैंक 4 मास्टर का स्टूडेंट रहा है, और इन्होंने सिर्फ इसे तभी चुना होगा क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ तो टैलेंट जरूर होगा। और तो और इस मिस्टर म्याओ के जो 5 दोस्त हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, और जो बाकी की 3 प्लेसेस हैं वो इनके द्वारा ले ली जाएंगी, लेकिन इनमें से 2 लोगों को एलिमिनेट होना होगा। और भाई इतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगते हैं तो उनके पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो देखता है और डू योंग नोटिस करता है कि सारी की सारी एनर्जी वहां से गायब हो गई है, जहाँ पर मिस्टर म्याओ सारी की एनर्जी बांटना बंद कर देता है और कह रहा होता है कि तुम मुझे क्यों देखने में लगे हुए हो, तुम्हें ऐसे में जब वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मेरी स्पिरिचुअल क्यू को इस तरीके से मुझसे चुरा सकते हो, ये तुम्हारा बस एक सपना बनकर रह जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जब ये जिनिया ने अपनी टांग अड़ाई दी है तो मेरे जो दोस्त हैं उनमें से 2 लोगों को फेल होना होगा, और अगर ये दोनों यहाँ से चले जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो बाकी के जो 3 लोग बचेंगे वो मुझसे फ्यूचर में लॉयल नहीं रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरीके से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उन्हें भेजना जारी रखना चाहिए। अब मुझे उन पर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करूं तो बेटर रहेगा, मैं ही सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूंगा। ये बात सुनने के बाद उसके साथ ही खड़े होते हैं और चिल्लाते उससे कहने लगते हैं कि तुम डिसऑनेस्ट बास्टर्ड म्याओ कहीं के, हमारा जो पैसा है तुमने हमसे लिया था वो हमें वापस कर दो। तभी जिनियान उनको रोकता उससे कहने लगता है कि तुम दोनों वहीं के वहीं शांत हो जाओ, यहाँ पर तुम इस तरीके से आवाज शोर नहीं मचा सकते हो वरना तुम सभी को बाहर फेंक दिया जाएगा। तभी म्याओ मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो पैसा मैंने ऑलरेडी ले रखा है मैं उसको तुम्हें क्यों वापस करूं। और जब वो काफी ज्यादा खुश हो ही रहा होता है तभी देखता है कि उसकी सारी की सारी एनर्जी उसकी बॉडी से कहीं और जा रही होती है, और देखकर सरप्राइज होते हुए कहने लगता है मन में सोचते हुए कि ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। आखिरकार मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट करना तो मैंने रोक दिया था, तो मेरे आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी कम क्यों हो गई, कहाँ गई सारी की सारी एनर्जी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो जिनियांग होता है उसने अपने उस जेड में सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है सिस्टम की मदद से, और मिस्टर माओ की ऐसी की तैसी हो गई होती है, जो कि सोचते हुए कह रहा होता है क्या मैंने वाकई में अपना कंट्रोल खो दिया अपनी पावर्स पर। तो आखिरकार जो स्पिरिचुअल एनर्जी है जो फॉर्मेशन है वो क्यों वर्क करने में लगी हुई है अभी भी, आखिरकार क्या चल रहा है ये सब। दूसरी तरफ वहाँ पर उसका जो जेड है वो चार्ज होने में लगा हुआ है, और 1 घंटे बाद बिंग बिंग आती है और उस टेस्ट को ओवर कर देती है वहीं पर, और तभी दिखाया जाता है किस तरीके से उसके मुंह से खून निकल रहा है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, मुझे इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे देनी पड़ी थी, और इसके कारण मैं अपनी उस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट नहीं कर पाया, और मेरी सारी की सारी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर ली गई किसी के द्वारा। दूसरी तरफ जिनियांग खड़ा होता है और काफी तो खुश होते मन में सोचते हुए कहने लगता है कि फाइनली मैंने अपने पूरे के पूरे स्पिरिचुअल जेट को चार्ज कर लिया है फुल तरीके से, और मिस्टर म्याओ की जो एनर्जी गैदरिंग फॉर्मेशन है वो वाकई में मेरे लिए फायदेमंद रही। और तभी वो अनाउंस करने लगता है और कहने लगता है कि हम लोग अब इस एग्जाम की जो रैंकिंग्स है हम उन्हें अनाउंस करने वाले हैं, और जो टॉप 6 अपर हॉल में जाने वाले हैं उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं, और वो अनाउंस कर ही रहा होता है। तभी दूसरी तरफ आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं बाकी के लोग कि मैंने सुना है कि एक समय पर जो क्वीन जिनियांग है वो अपर हॉल में जाने से पहले हैंडीमैन का काम किया करता था, और जीजियांग उनकी बातें सुनने में लगी हुई है। और तभी जिनियांग अनाउंस करने लगता है कि जो फर्स्ट प्लेस है वो फैंग डुयोंग को जाता है जो कि हाउसिंग हॉल्स का स्टूडेंट है, और 6th प्लेस है वो वांग क्वीजोंग को जाता है जो कि वूनिंग हॉल का स्टूडेंट है, और योंगली भी यहाँ पर पास हो जाता है। और बाकी के स्टूडेंट जो पास होते हैं वो काफी तो खुशी मनाने में लगे हुए होते हैं, और जो लोग पास नहीं होते हैं वो उनका मुंह लटका का लटका रह जाता है। और तभी उनमें से एक लड़की खड़ी होती है और कहने लगती है कि 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पर रिपोर्ट करना चाहती हूँ, यहाँ पर इस एग्जाम के दौरान चीटिंग हुई थी और इसलिए मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ, यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है और ये सबसे बड़ा स्कैंडल है इस पूरे हॉलैंड रेंज का, और मैं ये रिपोर्ट करना चाहती हूँ कि जो डेप्यूटी एग्जामिनर है इस बार का जो एग्जाम है उन्होंने पैसे लेकर यहाँ पर चीट करने की कोशिश की है और सभी के सभी रिजल्ट को मैनिपुलेट किया है, और इसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है ताकि ये अपना फायदा कर सके। ये बात सुनने के बाद मियाओ को गुस्सा आने लगता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि बेवकूफ औरत, तुम यहाँ पर सिर्फ अपनी मौत का बुलावा ही दे रही हो। तभी बिंग बिंग आती है और उसको रोकती उससे कहने लगती है कि जिनियांग को खुद मिस्टर जू के द्वारा पर्सनली डेप्यूटी एग्जामिनर के तौर पर चुना गया था, तुम्हें इसका अंजाम भी पता है कि तुम किस पर इल्जाम लगाने में लगी हुई हो, वो भी बिना किसी एविडेंस के। तभी जिनियांग उससे कहने लगता है कि बिंग बिंग ये बंदी बिल्कुल सही कहने में लगी हुई है, मैंने इनका पैसा तो जरूर लिया है। ये बात सुनने के बाद बिंग बिंग सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो भाई। और तभी वहाँ पर पेनल्टी हॉल के जितने भी लोग थे वो वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर वो लड़की खुश हो जाती है और कह रही होती है कि आप यहाँ पर जिनियांग को पकड़ने के लिए आए हुए हैं, मेरे पास एविडेंस है वो भी सॉलिड प्रूफ। तभी वो जो लीडर होता है पेनल्टी हॉल का वो उससे क्या लगता है चल
चल पहली फुर्सत में निकल। तभी वो लड़की उससे कहने लगती कि मेरे पास एविडेंस है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एग्जामिनेशन के लिए ताकि दूसरा एग्जाम अरेंज किया जा सके, और जो इस हॉलैंड रेंज का सबसे बड़ा स्कैंडल है उसे एक्सपोज करना चाहती हूँ मैं। लेकिन जब भी जो पेनल्टी हॉल का लीडर होता है वो उसके एक जोड़े तोड़ थप्पड़ मारता है, जिससे कारण वो लड़की नीचे गिर जाती है और वो अंदर डायरेक्टली मिस्टर मियाओ के पास पहुंच जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम हमारे साथ पेनल्टी हॉल में चलोगे। ये बात सुनने के बाद मिस्टर मियाओ शॉक हो जाते हैं और पकड़कर उसे ले जा रहा होता है। तभी मिस्टर मियाओ कह रहा होता है कि मुझे क्यों, तुमने गलत बंदे को पकड़ लिया है, मैंने वो चीटिंग नहीं की है, बल्कि इस बंदे ने पैसे लिए थे। तभी हमें वैन को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि हमने गलत बंदे को पकड़ा, तो तुम्हें पता है कि आखिर क्या ये बंदा कौन है। और वैन एक बंदे को लेकर आ जाती है और ये और कोई नहीं बल्कि मैं वही हॉल का गार्ड होता है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा था, और वो सभी को बता देता है कि जिसको जो चीट कर रहा था, जिसने ब्राइब किया है दूसरे लोगों को, वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर मियाओ है वूनिंग हॉल से। ये बात सुनने के बाद उसकी जो पोल है वो तरीके से खुल चुकी है, वो घबराने लगता है ये बात जानने के बाद, और वो वैंग वो अनाउंस कर देती है और कहने लगती है कि इसने हमारे हॉल के सर्वेंट के साथ मिलकर मिस्टर मियाओ ने हमारे हॉलैंड रेंज के सीक्रेट का पता लगाया, और जिस तरीके से इंफॉर्मेशन हासिल किया करता था ये हमारे लिए यहाँ का सबसे बड़ा गुनाह है। और मिस्टर जू है वो इस बारे में जानते थे कि जो जिनयांग है वो इन्हें ट्रैप में फंसाने में लगा हुआ है, इसलिए उसने उनसे ब्राइब ली। ये बात जानने के बाद विंग सरप्राइज हो जाती है क्योंकि विंग को कुछ भी नहीं पता होता इस बारे में। और तभी जिनयांग वैंग से कहने लगती है कि यही तो मुझे करना चाहिए था। तभी वैंग उससे कहने लगती है कि तुम्हें इस स्पाई को पकड़ने के लिए तुम्हें क्रेडिट दिया जाता है और तुम इस बंदे को यहाँ से ले जाओ। और तभी पेनल्टी हॉल के बंदे उसे घसीट कर ले जाते हैं और कह लगते हैं कि हम लोग इन्हें अच्छी तरीके से पनिश जरूर करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो मिस्टर मियाओ होता है वो कह रहा होता है कि जिनयांग तुमने मुझे फंसाया है। तभी डुयुजिंग उससे कह रहा होता है कि ये बंदा वाकई में जिनयांग के खिलाफ फ्यूचर में इस तरीके से परेशानी खड़ी करना चाहता है, इस सिचुएशन में फंसने के बाद भी। तभी जो योंगली होता है उससे कहने लगता है इसका कोई भविष्य नहीं बचा हुआ है, क्योंकि जो मिस्टर जू है वो हमेशा अपने मेन हॉल के सीक्रेट्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेते हैं, बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है मिस वैन किंग, मेरे को उन 5 लोगों के बारे में भी पता है जिन्होंने मिस्टर मियाओ के साथ मिलकर मुझे ब्राइब करने की यानी कि खरीदने की कोशिश की थी इस एग्जाम के दौरान ताकि वो चीट कर सके। तभी वैन किंग उससे कहने लगती कि इन 5 लोगों ने कोई बड़ा गुनाह तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी इन्होंने उनमें पार्टिसिपेट जरूर किया है, इसके लिए इस बार का जो एग्जाम उन्होंने दिया है वो पूरी तरीके से इनवैलिड कर दिया जाता है और इस तरीके से उनका जो फ्यूचर है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और कहने लगता है कि मैं तो खत्म भाई, खत्म, मेरा सब कुछ खत्म, और उनके पैसे भी खत्म, जो लोन लिया था वो भी खत्म, भाई इनकी पूरी जिंदगी खत्म। और इस तरीके से ये एग्जाम की सारी प्रोसेस यहाँ पर खत्म होती है। और 10 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है क्वीन जिनयांग के रेजिडेंस पर अपर हॉल में, जहाँ पर जिनयांग वाइन पीती है। वो कह रहा होता है कि आखिरकार मुझे यहाँ की जो वाइन है उसमें बिल्कुल भी टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है पहले जैसा। तभी जीजियांग उससे कह रही होती कि वो शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें इस जगह पर रहने की अभी बिल्कुल भी आदत नहीं हुई है, और यहाँ की जो डेकोरेशन है मुझे लगता है काफी ज्यादा अच्छी है। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि मैं आजकल वैन की मदद करने में लगा हुआ हूँ उसकी कल्टीवेट करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा थकान वाली बात थी। वैसे एक बात बता, लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि उनके पास मेकअप एग्जाम है उनका। तभी जीजेंग उसे बताने लगती है कि पिछली बार जो पोजीशन थी वो पूरी तरीके से फिल नहीं हुई थी, इसलिए मिस्टर जू ने एक और एग्जाम पर्सनली एक दिन पहले अनाउंस कर दिया था, और इस एग्जाम के दौरान जुओ लियांग जुओ और गू कोंगी और वांग क्विजोंग टॉप 3 में आए थे और उन्हें अपर हॉल में एडमिशन मिल गया। ये बात जानने के बाद जिनयांग कहने लगता है कि जो स्टार्टिंग के 2 बंदे हैं वो मेरे दोस्त जाने पहचाने हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डुयुजिंग किस तरीके से जिनयांग की तरफ भागते हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है कि ये बुरी खबर है जो योंगली है उसके बारे में। ये बात जानने के बाद वो सरप्राइज होता है और कहने लगता है क्या हुआ योंगली को, जहाँ पर वो मिस्टर जी उससे कह रहे होते हैं कि तुमने मुझसे कहा कि तुम अपने मास्टर को ढूंढने के लिए ग्रेंज हॉलिंग रेंज से जाना चाहते हो। तभी जो योंगली होता है वो अपने घुटनों के ऊपर बैठकर कह रहा होता है मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करते मिस्टर जू। तभी उसके साथी उससे कह रहे होते हैं कि योंगली तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अभी तो अपर हॉल में एडमिट हुए हो, तुम्हारी जो भविष्य की शुरुआत है वो तो अब हुई है, और अगर तुम इस तरीके से छोड़कर चले जाओगे तो जो बिल्कुल भी सेंसिबल वाली बात नहीं होगी। ये बात सुनने के बाद योंगली उससे क्या लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लियांग जी हो, लेकिन मैंने अपना माइंड पहले से सेटअप कर लिया है। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है मुझे पता है कि तुम काफी अच्छे बंदे हो कि तुम अपने मास्टर को ढूंढना चाहते हो, लेकिन एक तुम ऐसे बंदे को ढूंढना चाहते हो पूरी की पूरी दुनिया भर में जिसके पते ठिकाने के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता हुआ है। ये तो ऐसा है जैसे कि समुद्र में सुई को ढूंढना। तभी जोंगली उससे क्या लगता है कि आपने मुझे रिमाइंडर दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं पूछ कर किसी तरीके से अपने मास्टर को ढूंढ लूंगा, क्योंकि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उसका फल तो तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा, एक न एक दिन, और मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि मैं अपने मास्टर को जरूर ढूंढूंगा एक दिन। ये बात सुनने के बाद जिनयांग से कहने लगता है कि जिनयांग तुम ये जोंगली है वो तुम्हारा खास मित्र है, अच्छे दोस्त हो, तो तुम इससे जाकर बात क्यों नहीं करते हो, वरना ये वाकई में हॉलिंग रेंज को छोड़कर चला जाएगा। ये बात सुनने के बाद जिनयांग उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं इस बंदे को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो किस तरीके से बॉन्डिंग को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है इसके प्रोस्पेक्ट से ज्यादा। और तभी हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है और कोई कह रहा होता है कि मिस्टर जू मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, जहाँ पर हमें मिस्टर राव को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश होते हुए जिनयांग की तारीफ करते हुए उसे कहने लगता है जिनयांग तुम तो वाकई में ज्यादा कमाल कर दिया तुमने, तो मैंने सुना कि यहाँ पर एक नए ब्लड को एंट्री मिली हुई है, यहाँ पर तो वाकई में कई सारे नए फेजेस हैं अपर हॉल में। और तभी मिस्टर जी उससे कहने
लगते हैं कि तुम्हारी जो जर्नी थी वो वाकई में बहुत ज्यादा हार्ड रही होगी मिस्टर आओ। तुम बिल्कुल अचानक से वापस आ चुके हो। क्या जाओ जूगी को कुछ हो गया अचानक से क्या, जिस पर तुम स्पाई करने में लगे हुए थे? तभी मिस्टर आओ से बताने लगते हैं कि तुम्हें इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके जो सेक्ट वाले हैं उन्होंने मैसेज भेजा था उसे वापस बुलाने के लिए। कह रहे थे कि जो प्रिंस लुआन है वो जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं इस योंगडंग प्रोविंस में, और लगता है कि जो ब्राइट क्लाउड सेक्ट है वो यहाँ पर अपना मार्शल आर्टिस्ट हॉल बनाने के लिए क्वालिफिकेशन के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा मिस्टर जू कि आप मिस्टर डिंग को इस तरीके का काम सौंप दिए तो बेटर रहेगा। और बात करें मिस्टर डिंग के बारे में, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे मिस्टर डिंग के बारे में पता चला कि वो बहुत ज्यादा चोड़े हो गए थे और वो उस जगह को छोड़कर जा चुके हैं। क्या ये बात वाकई में सच है? तभी मिस्टर जू उससे कहने लगता है कि ये बात सच है। ज्यादा देखो वो तो सामने तुम्हारा उनका मिस्टर डिंग का जो स्टूडेंट है वो बैठा हुआ है और ये अभी अभी अपर हॉल में एडमिट हुआ है, लेकिन अब ये अपने मास्टर को ढूंढने के लिए यहाँ से जाना चाहता है। ये बात सुनने के बाद मिस्टर उससे कहने लगता है कि ये तो वाकई में बेवकूफ वाली बात है, लेकिन ये बात भी अच्छी है कि वो इतना ज्यादा लॉयल बंदा है कि वो अपने मास्टर को ढूंढना चाहता है। तभी मिस्टर जू खड़े होते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम तो वाकई में बहुत अच्छे बंदे हो और तुम्हारा हार्ट वाकई में बहुत अच्छा है। अब जबकि तुम वाकई में मिस्टर डिंग के स्टूडेंट हो और उन्हें ढूंढना चाहते हो तो मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ और तुम बाकी के जितने भी लोग हैं वो अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं। और एक बार तुम अपने मास्टर को ढूंढ लो और अपने सभी कामों को निपटा लो तो मत भूलना इस हॉलिंग रेंज में वापस आने के लिए तुम्हारी जो पोजीशन है अपर हॉल में वो हमेशा के लिए ओपन रहेगी। ये बात जानने के बाद योंगली काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मिस्टर जू कहने लगता है कि जो मिस्टर आओ आप मेरी स्टडी रूम में मेरे पास मेरे साथ चलिए, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जिनी यांग उससे पूछ वहाँ से जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि योंगली कब वापस आएगा। तभी डुयिंग कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा कि जो योंगली है वो अपने मास्टर की वाकई में बहुत ज्यादा फिक्र करता है। अब जबकि इसने अपना माइंड बना ही लिया है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए दिल से। हमें पता है कि यहाँ पर कई सारे चेंजेस होंगे इस हॉलिंग रेंज में और जो योंगली है वो वाकई में स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका कैरेक्टर है और इसके लिए इतना ज्यादा अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है इस तरीके से टेम्पररी दूर होना। और तभी जिनयांग उससे पूछ लगता है और कहने लगता है कि यार वो सब छोड़े, तुम मुझे ये बताओ कि जो मिस्टर आओ के द्वारा जो प्रिंस लुआ को मेंशन किया गया था वो कौन है भाई? ये बात सुनने के बाद डुयिंग उससे क्या लगता है तुम्हें वाकई में उसके बारे में नहीं पता चला? जो प्रिंस लुआन है वो लेंट एम्परर के 6th सन है और तो और ये जियांग वुलियान के सिग्नियर है और जो प्रिंस लुआन है वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है और प्रिंस यून के बिल्कुल अलग। और कुछ साल पहले की बात है जहाँ पर जो प्रिंस लुआन है वो साउदर्न वेस्टर्न एरिया को पूरी तरीके से गवर्न करने में लगे हुए थे। तब उन्होंने अपने पूरी आर्मी को अपने दुश्मन की टेरिटरी में घुसेड़ दिया और वहाँ पर खून की नदियां बहा दी थी और उन्हीं के नेतृत्व में जो साउदर्न वेस्टर्न एरिया है वहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट ने अपना कब्जा कर लिया था और उस जगह पर मार्शल आर्टिस्ट ने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिखाया था और उसी वक्त उन्होंने अपना नाम भी फैलाया था हर जगह। ये बात जानने के बाद जिनयांग कहने लगता है कि इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि ब्राइट क्लाउड सेट को जब इसके बारे में पता चला कि प्रिंस लुआन वापस आने में लगे हुए हैं तो उन्होंने जुओ जुइगो को वापस इमीडिएटली वापस बुला लिया क्योंकि वो ऑलरेडी एडवांस में तैयारी करना चाहते थे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरीके से दोनों के दोनों मिस्टर आओ मिस्टर जू अपना गेम खेल रहे होते हैं। तभी वो कहने लगता है मिस्टर जू मिस्टर आओ क्या आपको लगता है कि जो प्रिंस लुआन है वो योंगडंग प्रोविंस में क्यों आना चाहते हैं इस बार? ये बात सुनने के बाद मिस्टर आओ उससे क्या लगता है कि तुम्हें ये लगता है कि जो प्रिंस लुआन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुढ़े हो चुके हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, तो वो यहाँ पर आराम करने के लिए आए हुए हैं उस कैपिटल को छोड़कर और प्रिंस लुआन को यहाँ पर इस प्रोविंस को रूल करने के लिए भेजा गया है। ये बात सुनने के बाद मिस्टर जी उससे कहने लगता है कि ये बस एक बहाना था, बल्कि मैंने जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है वो मुझे हासिल हुई है जब मैं कुछ समय पहले कैपिटल में था। जो प्रिंस लुआन थे वो इस बार डार्डवो स्टेट के लिए आए हुए हैं। ये बात सुनने के बाद मिस्टर राव काफी तो सरप्राइज हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जो हमारा बॉर्डर है वो काफी समय से शांत था, लेकिन क्या वो यहाँ पर वॉर स्टार्ट करने वाले हैं? तभी मिस्टर जू कहने लगते हैं कि अगर वाकई में ऐसी बात है तो जो प्रिंस लुआन है वो सबसे पहले चीज ये करेंगे कि वो मार्शल आर्ट्स का हॉल बनाएंगे यहाँ पर, जैसा कि उन्होंने साउदर्न वेस्टर्न प्रोविंस में किया था। और उनके लिए इस काम को करने के लिए ब्राइट क्लाउड सेक्ट और हॉलैंड ग्रीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह रहेगी। तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें प्रिंस लुआन को अपने तरफ करना ही होगा, क्योंकि ऐसा करने से ही हम लोग अपने भविष्य को अच्छी तरीके से सेट कर पाएंगे और अच्छी चीजों को अचीव कर पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में फ्यूचर हम मर्क्यूरस और जनरल भी बन सकते हैं। और तभी नेक्स्ट मॉर्निंग पे दिखाया जाता है जहाँ पर जो योंगली वो जा रहा होता है और सभी का धन्यवाद कह रहा होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरा समय था वो काफी अच्छा बीता तुम लोगों के साथ। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तभी जी जियांग उसकी बात को काटती उससे कहने लगती है कि जिनयांग वो सबसे पहले मॉर्निंग में यहाँ पर आया था क्योंकि वो काफी अनक्सियस है इस सिचुएशन को लेकर। तभी जो लियांग जुओ होता है वो उसके लिए एक गिफ्ट लाता है और कहने लगता है कि तुम उसको जरूर लेना और इसका इस्तेमाल इस तरीके से करना। और जो जिनयांग होता है वो जी जियांग का मुंह बंद कर लेता है और किस तरीके से पकड़ा हुआ है टाइट। और जब वो जो योंगली उस पॉकेट को खोलता है तो उसमें कई सारी गुंडल लीफ हुई होती है। इसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो गुड बाय कहते हुए वहां से चला जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है लियांग जियो कि योंगली तुम कभी भी यहाँ पर वापस आ सकते हो, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। और वो बाय बाय कहते हुए रोते हुए वहां से चला जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यान जिनफेंग को, जो कि न्यू डेप्यूटी मैनेजर है इस हॉलैंड ग्रेंज का, और बता रहा होता है कि मैं जब यहाँ पर आने में लगा हुआ था तब मैंने यहाँ पर रेबेलियन आर्मी को देखा
जब मैं कैपिटल से आ रहा था और इसी कारण से मैं डिले हो गया, लेट हो गया। मुझे इसके लिए माफ कर दीजिएगा मिस्टर जू। आप रेबेलियन आर्मी के बारे में बात कर रहे हो, क्या ये वही जिंतियान आर्मी है क्या? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं इस बात को लेकर खुश हूँ। तो आप यहाँ पर आने की इच्छा मतलब मन बनाया आपने, और तभी उसकी नजर उस लड़के पर जाती है और पूछने लगता है कि आखिरकार ये कौन है। तभी वो लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहने लगता है कि मैं मिस्टर यान का लास्ट डिसिपल पेई फेंगकोंग हूँ और आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा मिस्टर जू। तभी मिस्टर जू उससे नाइस टू मीट यू कहता है और उससे क्या लगता है तुमसे मिलकर ही मुझे अच्छा लगा, तुम तो वाकई में देखने में रिमार्केबल लग रहे हो। और जो डेप्यूटी मैनेजर की जो रेजिडेंस थी वो ऑलरेडी तैयार कर दी जा चुकी है। तुम दोनों के दोनों काफी ज्यादा थक चुके होगे काफी ज्यादा लॉन्ग जर्नी करने के बाद, तो आपको जाकर वहाँ पर आराम करना चाहिए। जहाँ पर वो कह रहा होता है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग जो फायर लाइन टेक्निक है उसका मेन पार्ट चाहिए हमको, वो भी इस जगह से। ये बात सुनने के बाद वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि हाँ मैं इस बात को लेकर शेयर हूँ, लेकिन जो मिस्टर जू है वो काफी ज्यादा चालाक है, वो इतनी आसानी से हमें उसे हासिल नहीं करने देगा और ना ही हमें बताएगा कि आखिरकार वह कहाँ पर है। दूसरी तरफ से वो सामने से वैन किंग और जिनयांग बाहर आ रहे होते हैं, जहाँ पर डेप्यूटी मैनेजर उसको देखने के बाद कहने लगता है कि हम लोग नया तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम इस लड़की को फांस लें तो। तभी वैन किंग जिनयांग की तारीफ कर रही होती है और कह रही होती है कि जिनयांग तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट हो, तुम मुझे हमेशा एग्जैक्टली सही टाइम पर जगाते हो। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा शर्म वाली बात है कि तुम्हारी जो रूट बोन है वो काफी ज्यादा बैड है, वरना तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम हमारे इस हॉलैंड रेंज के टॉप डिसिपल होते। ये बात सुनने के बाद जिन्हें कहने लगता है कि मेरी रूट बोन, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता यार। दूसरी तरफ वैन किंग काफी तो खुश हो रही होती है और कह रही होती है कि मुझे 4th रैंक पे पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और सिर्फ कुछ दिनों की कल्टीवेशन और कुछ दिन की प्रैक्टिस और उसके बाद मैं पूरी तरीके से फायर लाइन टेक्निक को एग्जॉर्ब कर लूंगी, मतलब सीख जाऊंगी। ये बात सुनने के बाद जिनयांग भी एग्री होता है और अपने आप ही मन में खुश होते हुए कहने लगता है अपने आप से कि 2 बार और मैं चले जाऊं, फिर उसके बाद मैं भी इसकी मेन टेक्निक को पूरी तरीके से सीख जाऊंगा। और जब वैन किंग और जिनयांग वहां से निकल रहे होते हैं तभी जो वैन किंग है उसका पैर किसी पत्थर से टकराता है, जिसके कारण वो वहां से गिरने लगती है, जिसको देखकर दोनों के दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और तभी हमें उसको दिखाया जाता है, वो बंदा आकर उसे बचाने की एक्टिंग करता है और उससे क्या लगता है कि मिस आप ठीक है। और तभी दिखाया जाता है कि वैन किंग पता नहीं क्यों उस लड़के को देखने के बाद शर्मा जाती है और उसका चेहरा टमाटर तरह लाल पड़ जाता है और कहने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा। इसका मतलब ये हुआ कि बस इतनी ट्रिक से ही बस पट गई, इतने से ही पट गई यार, इतने से ही भाई, इतना आसान होता है क्या पटाना। तभी बंदा उससे कहने लगता है कि तुम्हारी आंखें वाकई में बहुत ज्यादा शार्प हैं, मैं यहाँ पर नया हूँ और मेरा नाम पेई फेंगकोंग है और मैं इस हॉलैंड रेंज में आज ही आया हुआ हूँ मेरे मास्टर के साथ, जो कि यहाँ के न्यू डेप्यूटी मैनेजर है इस रेंज के। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो जैसे एक्साइटमेंट से भर जाती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी जो पेई होता है वो उससे कहने लगता है कि आपको अपने पैरों का ख्याल रखना चाहिए, इस तरीके से मत चलिएगा, टकराना मत दोबारा से। और इस तरीके से जब वो कहते हुए सुनता है तो वो पूरी तरीके से पड़ चुकी होती है उनसे और उस पर दिल आ चुका होता है। तभी दूसरी तरफ जिनयांग और सिचरिंग को देख रहा होता है उस पत्थर की तरफ, तो वो उसे बस घूरे जा रहा होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रेंज और अजीब बात है, क्या ये मेरा इल्यूजन है? मेरे को ऐसा महसूस होने में लगा हुआ है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल क्यों मौजूद है। इस पूरे के पूरे पत्थर को उसने चारों तरफ से घेर रखा है, ऐसा लगता है जैसे कि इस पत्थर को मैनिपुलेट किया गया है स्पिरिचुअल एनर्जी से। दूसरी तरफ जब पेई वहां से जा रहा होता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसका जो प्लान था इसे पटाने का वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है और वह बेवकूफ वैन किंग ऑलरेडी इसके चंगुल में फंस चुकी है। और तभी नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाता है कुछ दिनों के बाद का, कुछ समय के बाद का सीन का, जहाँ पर जो वैन किंग है वो अपने ही खुशी में अपनी ही दुनिया में मगन होती है और किसी के लिए कुछ बना रही होती है। तभी उस पर कोई बुलाता है वैन किंग, जिसको सुनने के बाद वो डर जाती है, सरप्राइज हो जाती है, जैसे कि वो कुछ छुपा रही हो। और हमें पता चलता है कि जिनयांग वहाँ पर आ जाता है। जिनयांग उससे कह रहा होता है मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, आजकल तुम सीक्रेट रूम में नहीं जा रही है, क्या तुम आज कल्टीवेट करने के लिए जाओगी या नहीं जाओगी? और तभी दिखाया जाता है कि किस तरीके से वैन किंग घबराती हुई खड़ी होती है और उस चीज को छुपा लेती है अपने पीछे और कह रही होती है कि आज मेरे पास कुछ अर्जेंट है करने के लिए, इसलिए मैं कल जाऊंगी प्रैक्टिस करने के लिए। ये बात सुनने के बाद जिनयांग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ये वही वैन किंग है जो कि स्टार्टिंग में कल्टीवेट करने के लिए हर सुबह सुबह मुझे उठाकर ले जाया करती थी जबरदस्ती, वो भी। और तभी उसकी नजर उस चीज पर जाने लगती है और वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है उस चीज को देखने के बाद, क्योंकि उस पर लिखा हुआ आता है कि ये जो चीज बनाई गई है वो पेई फेंगकोंग के लिए बनाई गई है। तभी जिनयांग उससे पूछ लगता है ओहो आखिरकार तुम किस चीज के लिए बिजी हो, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? और वो ये बात सुनने के बाद शर्मा जाती है और टमाटर तरह लाल पड़ जाती है और कहने लगती है कि नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और वहां से जाने लगती है। तभी जिनयांग उससे कहता हुआ चिढ़ाते हुए तुम तो बस डेटिंग करने में लगी हुई है, तुम्हें छुपाने की क्या जरूरत है? भाई इतना लग रहा है कि इसका हमारे एमसी के साथ कुछ बनने नहीं वाला फ्यूचर में, चिंता मत करो। मुझे तो यही लगता है, आपको क्या लगता है बनेगा इसके साथ कुछ होगा?
मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। और इसी तरीके से समय गुजरता है और नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर जू और मिस्टर राव अपना गो गेम खेल रहे होते हैं। तभी मिस्टर राव से कहने लगता है कि मैंने सुना है कि जो यान जेन फेंग का डिसिपल यानी कि स्टूडेंट है वो अच्छी तरीके से बिहेव नहीं कर रहा था और वो मिस जू को सीक्रेटली हरास करने की कोशिश कर रहा था। ये बात सुनने के बाद मिस्टर जू काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और इस तरीके से देखते हुए मिस्टर याओ भी घबराने लगते हैं। और तभी मिस्टर जू कहने लगता है सीक्रेटली नहीं, बल्कि मैं वो ओपनली मेरी डॉटर को अपने कब्जे में करना चाहता है और हासिल करना चाहता है। और कल ही की बात है जब यान जेंगफे यहाँ पर उसके लिए शादी का प्रपोजल लेके लिए आया था ताकि वो अपने डिसिपल स्टूडेंट के साथ उसकी शादी कर सके, लेकिन मैंने डायरेक्टली उसे मना कर दिया। तभी मिस्टर राव ये बात जानने के बाद उससे कहने लगते हैं कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा चालाक है, क्या इसके पास कुछ अल्टीरियर मोटिव्स हैं या फिर कुछ हासिल करना चाहता है ये बंदा। ये बात सुनने के बाद मिस्टर जू उससे कहने लगता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कह रही हो, तुम जरूरी फायर लाइन टेक्निक के मेन पार्ट के बारे में बात कर रहे होगे। मैं उसके बारे में चिंता नहीं कर रहा हूँ अभी। अगर कोई बंदा वाकई में वैन क्विंग से फायर लाइन टेक्निक्स को हासिल करना चाहता है तो उसे हासिल करने के लिए वैन क्विंग के मर्डन को हासिल करना होगा और उसके मर्डन के अंदर से ही उस टेक्निक को पाना पॉसिबल है। इसका मतलब कि इसका हस्बैंड ही पा सकता है और कोई नहीं। और बताने लगता है किस तरीके से मैंने ऑलरेडी उसकी स्टील प्लांट कर दी है, उसकी बॉडी को सील कर दिया है ऑलरेडी, जिससे ये कोई भी उसे हासिल नहीं कर सकता। बल्कि मैं खुद वैन क्विंग को भी इसके बारे में नहीं पता और इस सील की मदद से यहाँ तक कि भगवान भी अगर आ जाए ना तो वो कभी भी उसकी मर्डन्स को अच्छी तरीके से ऑपरेशन को मतलब रूट नहीं पता कंप्लीटली पता ही लगा पाएंगे कि कहाँ पर है और उसके अंदर का जो मेन पार्ट कंटेंट है उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। तभी जिनयांग उसके पास आता है और उससे क्या लगता है कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया इतनी रात को क्यों, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मिस्टर जू। तभी मिस्टर जू उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो दिमाग है उसको देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुमने ऑलरेडी वैन के पास जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में तुम्हें पता चल ही गया होगा। ये बात जानने के बाद वो सरप्राइज होते हुए घबराते हुए उससे कहने लगता है कि आपके कहने का मतलब क्या है मिस्टर जू। यूं मन में सोचते हुए कहने लगता है आखिरकार इस बंदे को अपनी डॉटर को इतनी ज्यादा स्ट्रांगली कंट्रोल करने की क्या जरूरत है, मैं इस मैटर के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। लेकिन तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि जो मिस्टर जू है वो एक फादर होने के नाते अपनी डॉटर के लिए काफी ज्यादा कंसर्न है उसके प्यार के मैटर से, क्या तुम उनकी मदद करोगे। तभी सिस्टम उसकी बात से कहने लगता है कि मिस्टर जू मैं समझ चुका हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो वैंटन की बिजनेस है वो मेरा बिजनेस है आज से, तो मैं आपकी हर तरीके से मदद करूंगा और आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। और मन में सोचते हुए वैन से माफी मांगने लगता है। तभी मिस्टर जू उससे कहने लगता है कि काफी ज्यादा अच्छा हुआ कि तुम मेरी मदद करोगे, तो इसके बदले में तुम्हें एक स्पेल बताने वाला हूँ जिससे कि तुम वैन क्विंग की जो लोकेशन है उसके बारे में पता लगा सकते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम उन दोनों को एक साथ बिल्कुल भी मत रहने देना ज्यादा समय तक। ये बात सुनने के बाद जो मिस्टर आग होते हैं उससे कहने लगता है कि आप चाह रहे हो कि वो ज्यादा देर तक एक दूसरे के साथ नहीं रहे, ये आपका स्टाइल नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है आप तो निपटा देते, अब तक उन दोनों को पूरा परमानेंट दूर कर देते। ये बात सुनने के बाद मिस्टर जू होते हैं वो उससे कहने लगता है कि मुझे कुछ देर के लिए झेलना पड़ेगा उसे, क्योंकि जल्दी प्रिंस लुआन यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि जो मार्शल आर्टिस्ट हॉल का जो मैटर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यान जिंगफे इस समय पर क्रिटिकल पर्सन है, हमें इस तरीके से उसे गुस्सा नहीं दिला सकते। ये बात सुनने के बाद मिस्टर राव सरप्राइज होते हैं और मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि ये कहा जाता था कि जो मिस्टर जू है उन्होंने यान जिंगफे को हायर किया था हाई प्राइस पर, क्योंकि जो लेटर भेजा गया था वो प्रिंस लुआन्स के बटलर का रिलेटिव था और शायद वो अपनी डॉटर का इस्तेमाल कर अपने लिए कनेक्शन बनाना चाहते हैं प्रिंस लुआन के साथ और यान फेंग की मदद से मार्शल आर्टिस्ट हॉल को वो अपने हॉल रेंज में बनवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है एक अलग ही जगह जहाँ पर इन दोनों के बीच का रोमांस चालू होता है और ये जो मिस्टर पेई होता है वो हमारी छोड़ोची इस वैन को फंसाने की कोशिश में भरपूर तरीके से कामयाब हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस स्कार्फ के लिए वैन क्विंग, मुझे ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा पसंद आई। ये बात जानने के बाद वैन क्विंग भी काफी ज्यादा शर्म के मारे लाल पड़ जाती है और कहने लगती है कि ये चीज तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ कि तुम्हें ये चीज पसंद आई, इस चीज को मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है तुम्हारा नाम और मैंने जो स्किल्स थी वो भी प्रैक्टिस की थी, तुम्हें इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है वैसे तो। तभी वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगता है और कहने लगता है वैन क्विंग तो मैं सच सच बताऊं कि मेरी भी फीलिंग्स, लेकिन इससे पहले तुम्हारा ये हक बनता है कि मैं तुम्हें एक चीज बता दूं अपने बारे में। ये बात इस तरीके से सीरियस होते हुए देखती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम इतने ज्यादा सीरियस क्यों हो गए। और तभी जो मिस्टर पेई होता है वो एक सील निकालकर उसे दिखाने लगता है। इस सील को देखने के बाद वैन क्रू समझ जाती है और उससे कहने लगती है कि मेरे डैड ने कहा था कि सभी के सभी रॉयल फैमिली के पास खुद का एक टोकन होता है और तो और रॉयल फैमिली का ब्लड ही इसको एक्टिवेट कर सकता है और एक अनयूजुअल विजन बना सकता है। और तभी वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हें सच सच बताऊं तो मेरा जो रियल नेम है वो पेई फेंगकोंग नहीं है, बल्कि मैं प्रिंस लुआन का बेटा जियांग यूलियांग। ये बात जानने के बाद वैन क्विन वाकई में बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और कह रही होती है कि इस चीज को देखने के बाद मैं कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकती, ये तो वाकई में रॉयल फैमिली का टोकन है, यहाँ पर साफ साफ लियांग बर्ड लिखा हुआ है, ये तो वाकई में मिस्टर लुआन का ही बेटा है। जहाँ पर वो बताता है और कहने लगता है कि मैं उस
यान जिनमैन के साथ ट्रेवल इसलिए करने में लगा हुआ हूँ ताकि मैं अपने फादर के लिए सबसे बेस्ट प्लेस ढूंढ सकूँ मार्शल आर्टिस्ट हॉल बनाने के लिए। मुझे यहाँ पर आने से पहले सभी के सभी जितने भी इस पूरे के पूरे प्रोविडेंस में हॉल मौजूद हैं सबको चेक कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं पहली बार यहाँ पर आऊंगा और मैं तुमसे मिल जाऊंगा और इस हॉलिंग रेंज में आकर रुकूंगा। और इतना कहते कहते उसका हाथ भी पकड़ लेता है भाई, और यहाँ पर ये लौंडिया उससे पट भी जाती है और टमाटर तरह लाल चेहरा भी पड़ जाता है। और इन्हें अगर अकेला छोड़ दिया जाए ना तो इनका कांड आज रात को ही हो जाएगा, वो तो पता चलेगा होता है कि नहीं होता इनका कांड। और भाई साहब किस तरीके से दिखाया जाता है कि इसकी आंखों में दिल के निशान बन जाते हैं। ये लड़की पूरी तरीके से गंदी तरीके से इसके प्यार में पड़ चुकी है, पूरी तरीके से इस पर विश्वास कर रही है भाई साहब, इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि इस लड़की की जो चेस्टिटी डिफेंस वॉर है वो अभी स्टार्ट होती है। यानी कि समझ गई होगी ना कि आखिरकार क्या करना चाहते हैं ये सिस्टम। और सिस्टम उससे कहने लगता है क्या तुम मिस्टर जू की मदद करोगे मिस जू का पता लगाने के लिए उसकी पोजीशन का। दूसरी तरफ जो जिनियांग होता है वो काली रातों में अंधेरी छतों पर नजर रखे हुआ होता है उन दोनों पर और अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर ताकि वो पता लगा सके कि आखिरकार वो किस डायरेक्शन में। और जब वो पता करता है तो पता चलता है कि ये तो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में है। और वो उड़कर चालू करने लगता है उसकी तरफ जाने के लिए और कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना वैन क्वीन, अगर तुम किसी को इस बात के लिए ब्लेम करना चाहती हो तो तुम्हें अपने डैड को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी रोमांस के बीच में तुम्हारे डैड आ रहे हैं, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, तो मुझे माफ कर देना इस बात के लिए। और भाई साहब मैं यहीं पर इस पार्ट को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि आगे का जो सस्पेंस है ना और इनके प्यार के जो बातें हैं वो तो आपको अगले पार्ट में ही पता चलेगा कि किस तरीके से क्या इनकी इसकी जो चेस्टिटी है वो हमारे जो MC है वो उसे बचा पाएगा या फिर खेल हो जाएगा। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू नाराज, साइनिंग आउट। जैसे नए पार्ट आएंगे हम जरूर अपलोड कर देंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा गाइस। बाय बाय।